बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे, दिन का आगाज कर चुके होंगे और जनाब सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं, धुंध ने डेरे डाल लिए हैं और धुंध के आने के बाद कुछ अर्सा तक ये मुनासिब रहेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद इस धुंध में आलूदगी शामिल होने लगेगी और जो ये शहरों में फैल रही है, खासकर लाहौर जैसे शहर में फैल रही है जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी ज़्यादा होती है, तो ये तेज़ी से आलूदा होगी और आलूदगी आने के बाद स्मॉग का मसला होगा। लेकिन इस वक्त जो मसला है वो धुंध इतनी शदीद है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मोटरवेज के कि उन्हें बंद किया जा रहा है, हद निगाह सिफर के करीब है और किसी जगह तो बिल्कुल कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो आप जो कुछ भी प्लान करें आप उसके अकॉर्डिंगली करें। M1 पेशावर से सवाबी, M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक मुकम्मल तौर पर बंद है, जबकि M3 फैजपुर से दरखाना तक सफ़र के लिए ममनू करार दे दी गई है। M4 पर पिंडी भटियां से मुल्तान तक गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि लाहौर से आलको मोटरवे भी शदीद धुंध की वजह से बंद है। तो जनाब ये सूरत हाल है इस वक्त मोटरवेज की और आप धुंध के साथ साथ सर्दी भी चूँकि मौजूद है तो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें ताकि आप और आपके प्यारे ठीक रहें। जी हाँ, आपने जो टूर्स हैं वो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और अपना भी ख्याल कीजिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल कीजिए। और जिस तरह से ठंड है, अली ने जिक्र किया कि शदीद सर्दी है मुल्क भर में, तो स्कूल से छुट्टियां बच्चों को इसीलिए दी गई हैं ताकि वो घरों में रहे, महफूज रहे। लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सारे बच्चे जो है वो शादियां एंजॉय कर रहे हैं, शदीद सर्दी की शादियां। जाना ज़रूरी होता है लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर एहतियात कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग। तो ये जो सर्दी की लहर इस वक्त चल रही है, वैसे तो कहा जा रहा था कि जी खुश्क सर्दी होगी, दिसंबर में जो है वो बारिश नहीं होगी, भीगा दिसंबर नहीं होगा, लेकिन हम उस दिन शो ही कर रहे थे जुम्मे के दिन जब यहाँ बारिश हो गई लाहौर में। और देखते हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है वेदर की। जब आपने शादियों की बात की ना, शादियां इंडोर्स रखिए क्योंकि कुछ लोग अभी भी बाहर जो है वो टेंट्स लगाकर बाहर शादियां मुनक्किद कर रहे हैं। वहाँ सोच रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि वो होंगे हीटर्स वगैरह होंगे तो गुजारा हो जाएगा। नहीं जनाब, इस वक्त तो हमारी पेशगोइयाँ भी गलत साबित हो रही हैं और बारिश की पेशगोई नहीं थी पूरे दिसंबर में, लेकिन इसके बावजूद बारिश हो रही है। तो इस पर भी आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे स्पोर्ट्स की। जी हाँ, सबसे पहले आपको एक और भी अपडेट दे दें जी, अफसोसनाक ही है। जनूबी कोरिया में लैंडिंग के दौरान जो मुसाफिर तैयारा है वो हादसे का शिकार हो गया है और खौफनाक हादसे में 179 मुसाफिर हलाक हुए हैं और तैयारे में अमले के 6 अरकान समेत 181 मुसाफिर भी सवार थे जो बैंकॉक से जनूबी कोरिया जा रहे थे। सिर्फ 2 फ्लाइट अटेंडेंट मौजज़ाना तौर पर इस हादसे में जिंदा बच गए हैं और हुकाम ये कह रहे हैं कि तैयारा जो मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान ही जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है उनकी जानिब से परिंदों के टकराने की वार्निंग जारी की गई, जिसकी वजह से पायलट को लैंडिंग को मौखर करना पड़ा। लेकिन तकरीबन 2 मिनट बाद ही पायलट ने मेडे कॉल दी और एयर ट्रैफिक कमांडर ने तैयारे को मुखालिफ समत से उतरने की इजाज़त दे दी। लैंडिंग के दौरान बदकिस्मती से जहाज़ के जो व्हील्स हैं, जो पहिए हैं, वो नहीं खुल सके और जहाज़ फिसलता हुआ दीवार से टकरा गया, जिसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। रेस्क्यू की गाड़ियों ने जाए हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। मुतलका एयरलाइन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एयरलाइन के आला हुक्काम के साथ कैमरों के सामने सर झुकाकर हादसे पर माफ़ी भी मांगी है। ये आपको बताते चले कि पिछले 24 घंटे में ये तीसरा वाकया है और इस एक ऐसा ही वाकया जो है वो कनाडा में भी पेश आया। जो जहाज़ था वो हादसे का शिकार हुआ है। लैंडिंग गियर में मसाइल पैदा हो रहे हैं और एक खासकर कंपनी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त। लेकिन आप देख सकते हैं कि हादसात की तादाद में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ी आ चुकी है और हमने तैयारा हादसे जो हैं जितनी रफ्तार शुरू हो गए हैं, एक डिफरेंट वर्ल्ड में हम दाखिल हो चुके हैं जहां एक तरफ जंगें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ हादसात में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। पुरअमन दुनिया में हम इस वक्त नहीं रह रहे हैं। जी हाँ, और अब अपनी बड़ी खबर शामिल करते हैं। जनाब 17 साल बाद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है और सेंचुरियन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हरा दिया। तमाम उम्मीदों पर बुरी तरह से पानी फेर दिया। हमारी जनूबी अफ्रीका ने 148 रन का हदफ 8 विकेटों पर हासिल किया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 6 जबकि नसीम शाह और खुर्रम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। जनूबी अफ्रीका को 2 मैचेस में सीरीज में 1-0 की अब बर्तरी हासिल हो चुकी है और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट
3 जनवरी से केप टाउन में शुरू होना है। और कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ये कहते हैं कि उन्हें अपनी टीम की कोशिशों पर फख्र है। हमारे पास मैच पर गिरफ्त थी, लेकिन हमने मैच खत्म करने का मौका गवा दिया और हमें आगे बढ़ते हुए बेरहमाना रवैया अपनाना होगा ताकि टॉप टीमों के साथ मुकाबला किया जा सके। जनाब, स्पोर्ट्स के तज्जियाकार सलीम खालिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कप्तान शान मसूद की भी गुफ्तगू सुनी। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, और आपकी बातें सुन के मैं भी इधर यही बात ले आता हूँ कि हमारी भी जो ख्वाहिशात थी, उम्मीदें थी, दोनों सी छा गई और एक जीता हुआ मैच बज़ाहिर लग रहा था वो हार गए। लेकिन बात यही है कि लड़कर हारे इसलिए इतना दुख नहीं है। आखिर तक आपने देखा इतना कम रन थे लेकिन 8 विकेट गिरा दी। लेकिन प्लेट में रखकर देना भी कोई चीज होती है। मुझे तो लग रहा है कि वैसा ही हो गया। नहीं वैसा नहीं हुआ। मुकाबला था। आप शान मसूद की बात से एग्री करेंगे? आप शान मसूद की बात से एग्री करेंगे कि वो उन्होंने मुकाबला तो अच्छा किया आखिर तक? बात बिल्कुल ठीक है, मुकाबला अच्छा किया। देखिए 148, 150 से भी कम रन, इसमें आप 8 आउट कर लें और ऑलमोस्ट जीत के करीब पहुंच जाए, बस वो आखिर के 2 प्लेयर आउट ना हो, तो इसका मतलब है मुकाबला तो हमने किया। और फिर वो कैच अगर रिजवान एक ले लेते रबाडा का, जो एक बाउंस सबसे पहले पड़ गया था, तो शायद सूरत हाल चेंज होती। लेकिन क्रिकेट में ये होता है, ऐसा होता तो वैसा होता वैसा। क्योंकि आप देखें जो बाउमा है उनको जो आउट दिया गया है उनको, वो उनकी ट्राउजर है उसकी जेब से लगकर बॉल गई थी, विकेट कीपर के पास अपील हुई, आउट दे दिया और उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। उनको जितना भी है ब्रेन फेड मोमेंट उनका आया कि उन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया, वो चले गए। उस वक्त लग रहा था कि लक हमारे साथ है और शायद हम जीत जाए। लेकिन बाद में क्रिकेट में इस तरह की चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन जो फाइट कर रहे हैं ना, यकीन माने बहुत अच्छी चीज है और बड़े अरसे बाद नजर आ रहा है ऐसा। अच्छा सलीम साहब, ये बताइएगा कि आप मोहम्मद अब्बास के बारे में क्या कहते हैं? क्या तबाहकुन बॉलिंग की है उन्होंने, विकेटें उन्होंने हासिल की हैं और उन्हीं की बदौलत हम 8 विकेटों पर पहुंच चुके थे, तकरीबन 90 रन के करीब। तो आप क्या सोचते हैं मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी के हवाले से और कैसा एडिशन है वो? बहुत जबरदस्त। देखें हम लोग बहुत अरसे से आवाज उठा रहे हैं अब्बास के लिए, 2-3 इंटरव्यू क्रिकेट पाकिस्तान पे उनके दिए। वैसे लोग भी जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत देखते हैं उनको पता है कि यार ये बंदा अच्छा है, फास्ट बॉलिंग। देखिए उनके बारे में कहा जाता है एक तो एज और एक स्पीड। नो डाउट एज उनकी 34 हो गई है, स्पीड उनकी वैसी नहीं है एक्सप्रेस पेस, लेकिन एक्यूरेसी उनके पास बहुत है, वैरायटी उनके पास बहुत है। 6 की 6 बॉलें अलग अंदाज से वो कर सकते हैं। आप देखें उनके जो आउट होते हैं वो किस तरह होते हैं, एलबीडब्ल्यू गोल्ड या विकेटों के पीछे कीपर के पास या स्लिप पे। बहुत एक्यूरेट बॉलर है वो, और जहां उनको कंडीशन मिलती है वहां वो कर दिखाते हैं काम। अगर आप फैसलाबाद के पिच पे खिला दें किसी भी बड़े से बड़े फास्ट बॉलर को, कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह के एक स्पिनर को यहाँ खिला देते हैं, अगर आप सेंचुरियन में वो नहीं कर पाता कुछ, तो राइट पर्सन सही जगह पे सही प्लेयर को खिलाना इंपॉर्टेंट है। तो अब्बास को सही जगह खिलाया। आप देखें वो ऑलमोस्ट पाकिस्तान को उन्होंने मैच जितवा दिया था, और लेकिन पहली इनिंग में देखें वो विकेट नहीं ले पाए, तो लोग वही बातें लेकर आगे थे कि यार तो भाग कर स्पिन कर रहा है, बेकार है ये। तो लेकिन सेकंड इनिंग में उन्होंने अपनी वर्थ साबित की। तो बात यही है कि जो प्लेयर जहां जरूरत हो वहां खिलाना चाहिए। जो नई सिलेक्शन कमेटी है वो यही कर रहे हैं, इसीलिए टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी नजर आ रही है। ठीक है, तो सलीम खालिक साहब वैसे नहीं आपको लगता 3 साल बाद मोहम्मद अब्बास को इस तरह से मौका मिला है और अब उन्होंने परफॉर्म किया है, तो हो सकता है उन्हें भी बाहर बिठा दिया जाए? इसी तरह साजिद खान के साथ भी था, जो परफॉर्म करता है उसे बाहर बिठा देते हैं। ये क्या मंतक है? देखें बात वही है ना कि यहाँ पर अगर साजिद खान होती भी तो शायद ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह का। जो कंडीशंस है, जो पिचेस है, बादल छाए हुए थे, बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पहला सेशन जाया भी हुआ था मैच में बीच में, तो उसके बाद ग्रीन पिच थी, घास नजर आ रही थी, बाउंस था उस पे। यहाँ पर तो फास्ट बॉलर्स का या स्विंग बॉलर्स है उन्हीं का काम था ना। तो हो सकता है अभी अगला जो मैच होगा साउथ अफ्रीका को पता है हमारी वीकनेस, फिर वो ऐसी पिच बनाएगा, बाउंसी पिच, ग्रीन पिच बनाएगा। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो हमारी बैटिंग इतनी चल नहीं पाई। सही सऊद शकील ने थोड़ा काम किया, पहले कामरान गुलाम पहले खेले थे, बाबर ने 50 की सेकंड में, लेकिन वो एक जो इनिंग होती है एक बिल्कुल एक डोमिनेटिंग इनिंग वैसी नजर नहीं आई। अगर इसमें भी सेकंड इनिंग में रिजवान और हमारे सलमान अली आगा या थोड़ा जो लोअर ऑर्डर है हमारे थोड़ा कंट्रीब्यूट भी करते, और अगर हमारी लीड अब 200 से प्लस हो जाती तो हम आराम से ये मैच जीत सकते थे। लेकिन एकदम से विकेटें गिरती थी, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 गेट 2 फ्री वाली स्कीम लगाई हुई। राइट सलीम साहब, लेकिन आप ये क्या सोचते हैं कि साजिद को ना खिलाना, रिजवान भी तो हैं, ये भी तो स्लो खेलते हैं, तो आप उसको भी उनको भी खिला रहे हैं,
तो साजिद जैसे जो प्लेयर हैं उनको ना खिलाना, आपको क्या लगता है कि क्या ये फेयर होगा? नहीं, साजिद तो स्पिन के हवाले से बात हो रही है ना, तो वहाँ स्पिन पिच पे तो जाहिर होती, तो वहाँ पाकिस्तान में जैसे हमने बनाई थी कि एक ही पिच पे 2 टेस्ट करा दिए थे, वहां तो हम स्पिनर्स खिला सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्पिनर का काम बगैर था ही नहीं ना। बैटिंग में तो सही है, बैटिंग में तो आप स्लो करें, खेले, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहां पर जरूरत होती है कि स्लो खेले, वक्त बिताए पिच पर, वहां हमारे जो प्लेयर्स हैं वो T20 वाले खेलने लग जाते हैं। जैसे फर्स्ट इनिंग में आपने देखा होगा कि सऊद शकील किस तरह आउट हुए थे, या कामरान गुलाम ने जो 50 की थी, तो आपने देखा होगा वो भी इसी तरह आड़ा तिरछा शॉट खेलकर आउट हुए थे। तो जो सूरत हाल है उस हवाले से खेलना चाहिए, जहां कंडीशन अच्छी है बैटिंग के लिए, जैसे पाकिस्तान में मैच होते हैं और स्पिन पिच भी है, लेकिन बैटिंग भी हो सकती है वहां पर, वहां आप खेले तेज, कोई मसला नहीं है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जैसी सेंचुरियन जैसी पिच है, यहाँ पर अगर आप ड्राइव करने के लिए जाए तो ज्यादातर चांस यही था एज लगे और अब कीपर या स्लिप पे आउट हो, जिस तरह हमारे प्लेयर गलतियां कर भी रहे थे। तो टेस्ट मैच है, 5 दिन होते हैं, उसमें तो आराम से खेलना चाहिए, लेकिन ऐसी भी आराम से नहीं खेलना चाहिए कि 3 दिन में 50 करे। लेकिन बिल्कुल ऐसा 70-80 बॉल पे अगर आपने 50 कर लिए, 60 कर लिए, फिर आगे बढ़े, वो बेहतर है। स्कोर बोर्ड को चलाते रहे और रन बनाते रहे। वहां ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं आती कि ये बहुत स्लो खेलता है तो इसको टेस्ट में नहीं खिलाना चाहिए। यहाँ तो खेल ही जाते हैं। सऊद अगर हम एक इनिंग को उनको छोड़ दें तो वो भी काफी स्लो खेलते हैं, अगर आप देखें तो। तो सलीम खालिद साहब, जो आमिर जमाल को जिस कंडीशन में जिस वक्त पर ओवर करवाया गया, जब पूरी इनिंग्स में उन्होंने ओवर नहीं किया, ये शान मसूद की गलती थी? मतलब उस पर क्या कमेंट करेंगे? उनको जिस तरीके से आप पहले कह रहे हैं कि राइट टाइम पर राइट प्लेयर जो है उसे खिलाना चाहिए, वही ज्यादा बेहतर है। देखिए, अब दोनों एंड से अब बॉलिंग कर नहीं सकते थे, दूसरे एंड पे किसी न किसी को तो गेंद देनी ही थी ना। और जाहिर है वो खेल रहे हैं, हमारे 4 पेसर्स में शामिल है आमिर, और पहले बेहतर परफॉर्म भी करते चले आए, तो कैप्टन को कोई ना कोई तो लाना ही था दूसरे एंड से। अब बैड लक हुई कि वो चल नहीं पाए, यही अगर विकेट ले जाते तो वाह होती। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत लोग कुछ क्रिटिसाइज करते हैं कि शान की कैप्टनसी में हर गुजरते दिन के साथ बेहतरी आ रही है। पहले ऑस्ट्रेलिया में हारे थे पिछले साल, वो हम लोगों ने भी बहुत उनको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अगर हम देखें तो थ्रू आउट वो सीख रहे हैं और थ्रू आउट बेहतर परफॉर्मेंस होने लगी है। जिस तरह से इंग्लैंड को हमने हराया, ये मैच हम लोग कम स्कोर के बावजूद जीत के करीब पहुंच गए। लड़के उनको रिस्पॉन्ड करने लगे, वो टीम में अपना एक मकाम बना रहे हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसी तरह जारी रहा ये सिलसिला तो आप देखिएगा, कुछ सालों की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ महीनों में ये पाकिस्तान टीम जो है इसमें बहुत ज्यादा बेहतरी नजर आएगी आपको। बिल्कुल। और साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें आगे ही साउथ अफ्रीका जो है डबल डिजिट में हमसे जीत चुका है, हम सिंगल डिजिट में ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और सेंचुरियन में जो है उन्होंने मार्का मार लिया है। ये बताएं, बाबर आजम ने 2 साल बाद टेस्ट में 50 बनाई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या टिक कर मजीद बेहतर परफॉर्म नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखा दी इस मैच में? नहीं, देखें, सबसे पहली बात 2 साल बाद 19वीं इनिंग थी गालिबन इनकी, जिसमें उन्होंने 50 किया, और ये हम लोगों का, सेलेक्टर्स का और बाकी पीसीबी का भी बड़ा इसमें किरदार है कि उनके ऊपर एतमाद रखा बरकरार। हमारे प्रीमियर बैट्समैन है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते चले आए, लेकिन बहुत लंबा एक बैट पैच आया। चलो 1 मैच 2 मैच की बात और होती है, 2 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, लेकिन वो खेलते रहे थ्रू आउट। अब उन्होंने 50 की है तो नजर आ रहा है कि शायद पुरानी वाली फॉर्म में बाबर की वापसी हो रही है। होपफुली आगे वाले मैचों में सेंचुरी भी वो करेंगे, लेकिन खुश बात ये कि चले बाबर का बैट से दोबारा रन सामने आने लगे, चाहे 50 ही आए, लेकिन शुरू तो हुआ। एक जमूत जो 2 साल था वो तो टूटा, तो आगे हम हो सकता है फिर पुराना वाला बाबर हमें तो कितनी देर तक सलीम खालिद साहब, क्योंकि बार बार चांसेस तो दिए जा रहे हैं बाबर आजम को, और अब आपने बात की कि उनका जो बल्ला है वो रन उगलने लग गया है, तो महज 50 स्कोर करना वो तो सिर्फ अपने स्कोर की बेहतरी के लिए, रैंकिंग बेहतर हो जाए उसके लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए तो फिर आपको नहीं लगता कि ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर करने की जरूरत है उन्हें, जितना एतमाद उन पे किया जा रहा है? हमारे पास बाबर आजम के लेवल के कितने प्लेयर मौजूद हैं। इवन ये हाफ फॉर्म वाला बाबर आजम भी काफी लोगों से बेहतर ही है, और बिल्कुल उनको बड़ी इनिंग खेलनी चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन बाबर जैसे प्लेयर हैं वो रोज रोज नहीं आते, कोई 10 साल 20 साल में कोई एक प्लेयर मिल जाता है, और हमें मिले तो हमें उनको बिल्कुल कदर करनी चाहिए, उनको चांस देना चाहिए। बैट पैच बड़े बड़े प्लेयर पे माजी में भी आया, तो इनके ऊपर भी आया। तो अब इसको पॉजिटिव वे में इस तरह से देखिए कि चले 50 तो किए, आगे और आगे बढ़ेंगे और स्कोर करेंगे,
फिर बाबर ने अपना स्टैंडर्ड भी इतना हाई सेट किया हुआ है ना कि वो 50 भी करते हैं तो लोग कहते हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है। बिल्कुल। तो बात ही एक बड़े प्लेयर की यही खासियत होती है कि उन्होंने अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट किया है, लेकिन होपफुली आगे इंशाल्लाह पुराना वाला इंशाल्लाह। सलीम साहब, सेंचुरियन तो जो है वो फास्ट बॉलर्स को हिमायत करती है, उनकी जो ग्राउंड है उसकी जो विकेट है, लेकिन अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए आप क्या सोचते हैं? हमारे कॉम्बिनेशन में क्या तब्दीली आनी चाहिए? केप टाउन में शुरू होने वाला है 3 जनवरी को, तो इसमें क्या कहेंगे कि किन कॉम्बिनेशंस के साथ उतरा जाए, और क्या अब साजिद खान को खिलाना चाहिए? क्योंकि फास्ट बॉलर्स का तो इस्तेमाल सेंचुरियन में आपने करना था, उन्होंने तो अपनी कारकर्दगी दिखाई। बैटर्स में मैं कहूँगा कि हम लोग कोई अच्छा स्कोर टोटल नहीं दे पाए, तो अब बॉलर्स में क्या साजिद खान का शामिल होना आपको लगता है कि बेहतर एक एडिशन होगा? देखिए, जो पिचेस हैं साउथ अफ्रीका की और जो हमारी टीम की पास्ट रिकॉर्ड है, उसको देखते हुए कोई भी ऐसी स्पिन पिच की हम तवक्को नहीं कर सकते साउथ अफ्रीका में। ना ही वहां कोई ऐसी स्पिन पिच होती है जैसी पाकिस्तान में देखने में नजर आती है, ना ही वो हमारे स्ट्रेंथ के ऊपर जाएगा। पिच वहां पे जैसी भी हो ऐसी ही बनाएंगे वो फास्ट पिच, जहां पर पाकिस्तान को जल्द आउट करके और वो मैच जीतने की कोशिश करें। तो हमें अगले मैच में भी इसी तरह की एक बाउंसी पिच की तवक्को करनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का सही है 4 पेसर्स के साथ। बस एक चीज इनको करनी चाहिए, तो चलो शाहीन को आपने भेज दिया कि ईगो हर्ट हो गई थी आपकी, आपने उसको नहीं खिलाया टेस्ट, तो दूसरा आप खब्बा ये लेफ्ट आर्म हमारे पास पेसर मौजूद है मीर हमजा, उसको खिलाएं। मीर हमजा अगर आ गए तो फिर हमारे पास एक हो जाएंगे लेफ्ट आर्म भी है और 3 राइट आर्म फास्ट बॉलर हो जाएंगे। स्पिन में हमारे पास साइम अयूब को हम आजमा सकते हैं, अच्छा। सलमान अली आगा हमारे पास है, तो एक चेंज हो तो फिर बेहतर हो सकती है पाकिस्तान टीम। और तो सलीम खालिद साहब क्या कहेंगे, कल साल का आखिरी दिन होगा, कैसा रहा 2024 हमारी क्रिकेट के लिए, और 2025 आपके ख्याल में कैसा होने जा रहा है? देखिए, 2024 हमारी क्रिकेट के लिए वनडे में बहुत अच्छा रहा, टेस्ट में हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। इंग्लैंड को हमने जैसे हराया, यहाँ पे हमने फाइट किया, अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन T20 में हमारे लिए बहुत बुरा रहा। वहाँ हम तो बिल्कुल ही लो लेवल की टीम्स के साथ खड़े नजर आते हैं, और सबसे ज्यादा मैचेस पाकिस्तान ने हारे एक छोटी टीम के साउथ अफ्रीका की कोई टीम है उसके बराबर। तो ये बड़ी मायूस कुन हमारी परफॉर्मेंस रही। T20 एक जमाने में हमारी बड़ी एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, कहा जाता था कि पाकिस्तान टीम T20 में बहुत अच्छी है, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। जहां जिस तरह से बेहतरी आई है टेस्ट में और वनडे में, पीसीबी को T20 के हवाले से भी कोशिशें करनी चाहिए। और देखें, शुरू तो हुआ है, जैसे अब्दुल रज़ाक को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि पावर हिटर्स आप तैयार करें, इसी तरह के और इक़दाम करने पड़ेंगे। और यहाँ भी वही बात के राइट प्लेयर जो फॉर द मैच, जैसा मैच है वहाँ किसकी जरूरत है उसको खिलाएं। ये छोड़ दें आपकी उसकी फिटनेस जो है वो ओलंपिक्स के लेवल की नहीं है भाई, वो अगर खेल सकता है तो आप उसको बिल्कुल मौका दें। जैसे फखर जमान बाहर बैठे हुए, उनको बिल्कुल वाइड बॉल पाकिस्तानी स्क्वाड में होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ फैसले करेंगे, कुछ ऐसे प्लेयर तैयार करेंगे जो पावर हिटिंग में महारत रखते हैं, अच्छे ऑलराउंडर कुछ लेकर आएंगे, तो देखेगा ये T20 में भी। सलीम साहब, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि 2025 में T20 में भी हमारी टीम की कारकर्दगी रहेगी, पावर हिटर्स शामिल करेंगे, और आप अब्दुल रज़ाक की मौजूदगी का देखें कैसे फायदा उठाते हैं, क्योंकि अब्दुल रज़ाक पावर हिटर के तौर पर ही जाने जाते थे, ऑलराउंडर थे। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि आईसीसी ने साल 2024 के बेहतरीन T20 क्रिकेटर के अवार्ड के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया है, और पाकिस्तान के बाबर आजम भी उसमें शामिल हैं। आईसीसी मरहलावार अवार्ड कैटेगरीज की नामजदगियों का ऐलान करा है। T20 फॉर्मेट के बेहतरीन क्रिकेटर के लिए 4 क्रिकेटर्स का इंतखाब किया गया है, और इसमें पाकिस्तान के बाबर आजम, भारत के अर्शदीप सिंह, ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा शामिल हैं। इन चारों में से सबसे ज्यादा वोट पाने वाले क्रिकेटर को अवार्ड दिया जाएगा। बाबर आजम से पहले इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कैटेगरी में साइम अयूब की भी नामजदगी हो चुकी है, और अब देखना है कि बाबर आजम ये अवार्ड अपने नाम करते हैं वोटिंग के या नहीं। जी हाँ जनाब, अब जैसे आपसे हमने आगाज़ में कमिट किया था कि जो मौसम है, जो शदीद सर्दी की लहर है, इस पर हम गुफ्तगू ज़रा डिटेल में करेंगे। तो हमने कहा ज़रा अभी इसको शामिल करते हैं। कराची से खैबर तक कहर ढाती हुई सर्दी का राज है जनाब, और बालाई जो इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी गजब ढा रही है। कोयटा में सड़कों पर खड़ा पानी जम गया है, जहाँ दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ज़्यादा ठंड
ज़ियारत में पड़ी है, जहाँ दर्जा हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक सर्दी का जो सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। उधर कराची में भी सर्दी ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जहाँ शहरी सर्द हवाओं की वजह से ठिठर गए हैं। हफ्ते के रोज़ रवा मौसम में सरमा की सर्द तरीन रात जो है वो रिकॉर्ड की गई। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया और आज भी कम से कम पारा सिंगल डिजिट 8 डिग्रीज तक गिर सकता है। और दूसरी जानिब लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ साथ धुंध है। आगाज़ में भी आपको हमने बताया धुंध के बाइस मोटरवेज जो है वो बंद है, तो जनाब एहतियात करनी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र जी। सरदार साहब बताएं मौसम का हाल क्या रहेगा? अब 2025 आने वाला है, 2024 तो गुजर चुका है, भीगा दिसंबर भी हमें मिल ही गया है आखिरकार, तो बताइएगा कि अब क्या सूरत हाल रहने वाली है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए दिसंबर तो जैसे आपने खुद बताया कि बहुत गैर मामूली सर्दी पड़ रही है, बिलखुसूस पहला हफ्ता छोड़कर 7 दिसंबर से जो शुरू हुई थी तो अभी तक वो शिद्दत उसकी बरकरार है, बल्कि टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती जा रही है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में तो -12, -13, -14 स्कर्दू वगैरह साइड पे, और इसी तरह से गिलगित में भी -6, -7, और कोयटा और कल्लात वगैरह में भी -6 से नीचे ही टेम्परेचर रह रहे हैं। और उस सिंध में भी जो थरपारका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर तो 1.5 तक गिरा है टेम्परेचर, और आज भी 1.8 रिपोर्ट हुआ है। इसी तरह से लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में भी खासी सर्दी पड़ रही है, और कराची में इटसेल्फ कल परसों 8 तक गिर गया था, 8 तक हो गया था टेम्परेचर। तो जाहिर है कि वो शिद्दत करार है सर्दी की। अब 2 जनवरी को या 3 जनवरी को कह सकते हैं हम कि एक हल्की सी वेव है जो दाखिल होगी। उसमें बलूचिस्तान में पहले कोयटा और ज़ोब, चमन, मलिका जो जितने इलाके हैं, किला सैफुल्लाह वगैरह, वहाँ पर कहीं हल्की बारिश और कहीं दरमियानी बारिश, और जो ज़ियारत साइड पे बुलंद वाला पहाड़ है उन पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। और वही वेव जब आगे बढ़ेगी तो फिर आपके केपी के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश मुतवक्के, खासकर वो इलाके जो अफगानिस्तान के साथ लगते हैं। ये जो सर्दी पड़ी, मुझे लगता है कि जिस वायरल इन्फेक्शन से हम सब भी गुजर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है सरदार सरफराज साहब को भी वही मसला दरपेश आ रहा है। सरदार सरफराज साहब, ओवरऑल सिंध की सिचुएशन तो आपने बताई, स्पेसिफिकली कराची में क्या सिचुएशन होनी है मौसम की? सिंगल डिजिट में आ सकता है दर्जा हरारत, और अगले कुछ दिनों में, अगले हफ्ते तक क्या मौसम की सूरत हाल कराची में रहेगी? देखिए जो सिंगल डिजिट में तो ऑलरेडी आ चुका, यानी पिछला कोई 2-3 दिन पहले 8.2 तक, 8.5 तक गिरा था टेम्परेचर, एक जगह पर 6 तक गिर गया था। तो इस तरह से 6 से 8 या 8 से 10, कहीं 9 से 11, इस रेंज में कराची, चूँकि आपको पता है खासा बड़ा शहर है, मुख्तलिफ जगहों के मुख्तलिफ टेम्परेचर रिपोर्ट हुए थे। अभी ये कि जो अभी भी वही 8 और 9 की रेंज में चल रहा है। आज भी जो रिपोर्ट हुए हैं वो 10.5, एक जगह पर 9 पॉइंट समथिंग रिपोर्ट हुआ है। इस तरह से 9 और 10 की रेंज में रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, अब जो वेव आएगी तो उसके बायस ज़ाहिर है कि कराची पे भी उसका असर ये होता है कि बारिश तो या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हो सकता है, हल्के फुल्के ऊंचे बादल आ जाएं रात में 2 और 3 जनवरी को। तो इस तरह से जनवरी के जो पहले 3-4 दिन होंगे उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा टेम्परेचर, और ओवरऑल भी पूरे मुल्क में क्लाउडीनेस आ जाएगी। फर्स्ट जनवरी के बाद कुछ ना कुछ बादल आना शुरू हो जाएगी, तो जो बहुत शिद्दत की सर्दी है उसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन वो वेव जो बारिश और बर्फबारी बरसाने वाली आगे निकल जाएगी 5 या 6 जनवरी के बाद फिर सर्दी और ज़्यादा शिद्दत पकड़ेगी। अच्छा, तो लाहौर में तो गुज़िश्ता दिनों बारिश हुई, और अभी भी कोई आपको लगता है कि बारिश का इम्कान है लाहौर में खासकर, और कराची में क्या सूरत हाल रहेगी? इसके अलावा बर्फबारी का जो सिलसिला है उसके हवाले से भी बताइएगा कि वो कब तक जारी रहेगा? देखिए कराची में तो कोई इम्कान नहीं है इसका बारिश का। लाहौर में कुछ ना कुछ इम्कान हो सकता है। ये वेव जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 जनवरी से बलूचिस्तान में कुछ इलाकों में इंटर होगी और फिर ग्रेजुअली फैलेगी आगे केपी में भी, और सेंट्रल पंजाब से ऊपर के जितने इलाके हैं। तो मे बी कि लाहौर में भी 5 या 6 जनवरी को हो सकता है कुछ दोबारा से, जब वेव इस्लामाबाद और कश्मीर वगैरह के ऊपर पहुंचेगी तो उसकी एक्सटेंशन नीचे तक हो जाए, तो लाहौर और गिरदनवा में भी 6 जनवरी को 5 की रात को या 6 को कुछ बारिश हो सकती है हल्की।
से दरमियानी, ज़्यादातर तो हल्की बारिश का ही चांस होता है। लेकिन इस्लामाबाद से नॉर्थ में जो इलाके हैं उसमें ज़ाहिर है कि केपी का जो हज़ारा डिवीज़न और दूसरी तरफ मालाकंड डिवीज़न और इसी तरह से एक्स-फोर्टा रीजन और फिर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उधर अच्छी बर्फबारी भी मुतवक्की है इस वेव के नतीजे में, और अच्छी बारिश भी हो जाएगी कश्मीर और गिलगित साइड पे और केपी साइड पे। ठीक है सरदार सरफराज साहब, इन दी एंड बता दें कि लाहौर में जो साल का आखिरी दिन है उसका मौसम कैसा रहने वाला है? जी, ऐसे ही सर्द मौसम होगा, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे तो आजकल फॉग बहुत शिद्दत इख्तियार कर गई है, यानी स्मॉग तो की सूरत हाल नहीं है, लेकिन फॉग रात गए जो होती है और अगली सुबह तक 10 बजे तक फॉगी कंडीशन रहती है और खासी थिक फॉग होती है। तो इसी तरह से कोल्ड, ड्राई और फॉगी। तो ये बताइएगा कि लाहौर जो है यहाँ पर बड़ी सर्द हवाएं चल रही हैं, कराची में तो कोयटा की हवाएं चलती हैं, यहाँ पर किसी सिस्टम की हवाएं हैं या ये मौसमी हवाएं जो नॉर्मली यहाँ पर मौजूद होती हैं वो हैं? देखिए, ओवरऑल तो ये पूरे लार्जर पिक्चर में आप देखें ना तो ये बुनियादी तौर पे साइबेरिया के ऊपर यानी वस्ती एशिया के मज़ीद नॉर्थ में आप जब चले जाते हैं तो साइबेरिया के ऊपर हाई प्रेशर बनता है सर्दियों में, तो उस हाई प्रेशर ही के नतीजे में विंड्स इंड्यूस होकर नीचे फिर साउथवर्ड एक तरह से उनका फ्लो होता है। तो ओवरऑल आप नॉर्थ से लेके साउथ तक तमाम एक उसको समराइज करें तो साइबेरियन विंड्स होती हैं बेसिकली, जो तेज़ भी चलती हैं और सर्द होती हैं हवाएं। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। हम जो मौसम चल रहा है उसके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन भी किया और कहाँ कब बारिश होनी है, बर्फबारी होनी है, उस हवाले से भी आपको अपडेट किया। अभी हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पर, आपका ईमेल आएगा। वेलकम बैक। कौमी हीरोज और कुछ बड़ा कर गुजरने वाले टैलेंट से आपकी मुलाकात करवाने की एक्सप्रेसो की रिवायत बरकरार है और जनाब आज हमने मदऊ किया है महविश अनवर को, जो कि PIE की पहली खातून फ्लाइंग स्पैनर हैं। महविश ने इस्लामाबाद से सक्खर तक अपनी पहली कामयाब फ्लाइट मुकम्मल कर ली है। महविश अनवर 2013 से इंजीनियर जबकि 2023 में ऑथराइजेशन हासिल कर चुकी हैं और महविश की गैर मुतज़लज़ल लगन मेहनत पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन के लिए एक रोशन मिसाल है। बग़ैर तवक्कुफ़ के हम बात करते हैं हमारे आज की मौजूद मेहमान महविश अनवर से। जी हाँ, महविश अनवर हमारी स्पेनर हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो के साथ ये मौजूद हैं। आपसे हम सबसे पहले इनकी मुलाकात करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जी, कंग्रेचुलेशंस। और ये बताइए कि फ़ील कैसा कर रही हैं, सबसे पहले फ्लाइंग स्पैनर होने का एहसास कैसा है, और क्या कभी ज़िंदगी में आपने सोचा था कि ये एजाज़ आपने आगे चलकर हासिल करना है? आई थिंक ये बहुत एक अच्छी अचीवमेंट है मेरे लिए और बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए ये चीज़। और मैंने अभी तक जितनी भी स्ट्रगल की है, आई थिंक ये मेरे लिए उसके हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए। राइट, तो हमारे लिए तो ये बहुत ख़ास बात इसलिए है कि अमूमन ख़वातीन को हमने ऐसे शोबों में कारकर्दगी दिखाते हुए देखा और सुना है जिनके बारे में हमें पहले इतला होती है, लेकिन फ्लाइंग स्पैनर के बारे में आप ज़रा रोशनी डालिएगा, हमें इसके बारे में भी मालूमात दीजिएगा। अच्छा, बेसिकली मैं इस पे ये बताना चाहूँगी कि मेरा डेजिग्नेशन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है और फ्लाइंग स्पैनर हम एविएशन की टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज़ करते हैं कि ऐसे अकम्पनिंग इंजीनियर को यूज़ करते हैं जो कि एक अवे फ्रॉम द बेस एयरक्राफ्ट को लेके जाते हैं और वहाँ पे जाके प्री फ्लाइट चेक्स परफॉर्म करते हैं और नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करते हैं। और आई थिंक ये बहुत चैलेंजिंग और बहुत ज़्यादा उस एफर्ट इसमें रिक्वायर्ड होती है आपको कि आपने अपने टाइमली एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करना है और तमाम नेक्स्ट नेसेसरी चेक्स परफॉर्म करने के बाद एयरक्राफ्ट को रेडी करना है नेक्स्ट फ्लाइट के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे बताएं महविश, आपको शौक़ कब से पैदा हुआ? ये आपने इंजीनियर बनी, फिर कब आपने डिसाइड किया कि आपने ये फील्ड जो है ये चूज़ करनी है? मैंने हमेशा से यही सोचा था कि कुछ टेक्निकल फील्ड पे कुछ बेहतर और कुछ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ज्वाइन की इंजीनियरिंग करने के लिए, तो फिर उस पे मुझे लगा कि आई थिंक मुझे किसी टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी जगह पे कुछ बेहतर करना है। और आई थिंक PIE इंजीनियरिंग को ज्वाइन करना मेरा बहुत अच्छा डिसीजन था और हमें यहाँ पे PIE की मैनेजमेंट ने, PIE के इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, जिन इस सपोर्ट की वजह से ही मैं आज इस लेवल पे हूँ।
लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी है, आप अपने आप को क्रेडिट देना मत भूलिएगा, क्योंकि ख़वातीन आमतौर पर अमूमन हमें इन शोबों में नज़र नहीं आती हैं और आप पहली खातून हैं, तो ये क्रेडिट आपका बनता है। एक और राह आपने हमवार कर दी है हमारी ख़वातीन के लिए। ये बताइएगा कि आपको सपोर्ट कितनी मिली अपने घर वालों की जानिब से इस तवील सफ़र में, और इसके साथ साथ आपके दोस्त अहबाब जो हैं, क्या वो भी इसी शोबे से थे जिन्होंने इस तरफ आपको डायरेक्ट किया? इवन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो नो डाउट मुझे बहुत सपोर्ट थी, और अगर फीमेल्स के हवाले से बात की जाए तो पेरेंट्स की सपोर्ट के बगैर आप फीमेल्स कुछ नहीं कर सकती हैं। तो मेरे फादर स्पेशली, उन्होंने मुझे हर लेवल पे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी एजुकेशन में और मेरी आगे जॉब में। पेरेंट्स के कॉन्फिडेंस और उनके ट्रस्ट के बगैर फीमेल्स को के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। तो आई थिंक मुझे ऐसे कोलीग्स मिले जिन्होंने मुझे हर लेवल पे बहुत सपोर्ट किया है, और साथ साथ ठीक है अपनी मेहनत भी शामिल होती है, लेकिन आपको जब तक साथ वाले लोगों की सपोर्ट उसमें शामिल हो जाए तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मैं भी बताएं कि ड्यूरिंग फ्लाइट क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए इस फील्ड में क्या क्या मेजर चैलेंजेस हैं जिनसे गुजरकर आप भी यहाँ तक पहुँची हैं? आई बिलीव के फीमेल्स के लिए हमारे पाकिस्तान में ओवरऑल काफ़ी चैलेंजेस हम फेस करने पड़ते हैं फीमेल्स को। लेकिन अगर आप अपने गोल्स पे फोकस्ड रहें, कंसिस्टेंट रहें, हार्ड वर्किंग हो, तो आई थिंक चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। ओवरऑल फीमेल्स के लिए अगर हम देखें तो एविएशन में बहुत कम फीमेल्स हैं। और इस हवाले से जब एक जगह पे आप नए चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगी कि जब आपकी मैनेजमेंट और आपके कोलीग्स, आपकी फैमिली सपोर्टिव होती है तो आपके लिए अपनी मंजिलें तय करना आसानी से हो जाती है। तो मैं भी आपने खुद ही जिक्र किया कि इस फील्ड में ख़वातीन कम हैं और मतलब कम चूज़ करती हैं इस फील्ड को। क्या वजह है कि एविएशन की फील्ड में ख़वातीन जो हैं वो कम है? व्हाट्स द मेन रीज़न? एविएशन की फील्ड में ओवरऑल तो फीमेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं अगर जनरल एविएशन में हम बात करते हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली हम एविएशन मेंटेनेंस के हवाले से बात करें तो उसमें फीमेल्स की रेशो कम है। और उसका रीज़न मुझे जो लगता है वो ये भी है कि हमारे पास यूनिवर्सिटी लेवल पे भी फीमेल्स इंजीनियरिंग की फील्ड में कम आती हैं। तो उसका फिर आउटपुट ये होता है कि आपको इंडस्ट्री में भी फीमेल्स इंजीनियरिंग या टेक्निकल साइड पे कम नजर आ रही होती हैं। राइट। तो फिर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं आप? घर को कितना टाइम देती हैं, काम को कितना टाइम देती हैं? सबसे पहले तो मैं अपना ये मेरा लाइफ में मैं यही करती हूँ कि सब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ कि पहले क्या काम करना है मुझे, और ऑफिस में भी यही मैं करती हूँ कि सबसे पहले चीज़ों को प्रायोरिटाइज करती हूँ, लिस्ट डाउन करती हूँ और फिर प्रायोरिटाइज करने के बाद उन पे काम करना शुरू करती हूँ। और बीइंग अ फीमेल डेफिनेटली मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और मुझे घर पे भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आई थिंक दोनों में बैलेंस करने के लिए आपको अपने अपने काम में दोनों को बैलेंस रखते हुए काम करना पड़ता है। लाइक अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप फुली फोकस्ड रहें अपने काम से, और फिर जब घर पे आ जाएं तो फिर आप ऑफिस के काम को ऑफिस में छोड़ के और फिर घर पे फोकस करें। घर पे फैमिली को टाइम देना और बाकी घर के काम करना डेफिनेटली वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, और हम लोग कर भी रहे हैं। वो सभी के लिए, मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताइएगा मैं भी ये बताइएगा कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कि इस वक्त बहुत सारी जो शोबे हैं जिनमें जैसे कि आप भी काम कर रहे हैं उससे आशना नहीं है, उन्हें पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। तो आप क्या बताना चाहेंगी एविएशन के मुताल्लिक उनको, ताकि वो भी यहाँ पर राग़िब हो सकें? एविएशन में आने के लिए यहाँ पे इस स्टेज तक अगर पहुँचने के लिए हमारे पास दो इसमें वेज होते हैं, दो रास्ते होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे मैंने जो चूज़ किया कि मैंने इंजीनियरिंग डिग्री मुकम्मल करने के बाद मैंने फिर PIA को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और दूसरा रास्ता ये होता है कि हमारे पास एविएशन में एविएशन मेंटेनेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और उनको करने के बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं। वो कंप्लीट करने के बाद भी आप इस स्टेज तक, एक लेवल तक आ सकते हैं।
ठीक है। और महविश, बहुत सारी लड़कियां ऐसी तो होती हैं जो अपनी स्टडीज़ तो कंप्लीट कर लेती हैं लेकिन आगे अपने प्रोफेशन के तौर पर परस्यू नहीं करती, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ख्याल में अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं तो आपको उसको अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को यूटिलाइज़ करना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और बिलीव मी कि मैंने जितना इस फील्ड में या जनरली हमने देखा है कि फ़ीमेल्स बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, अपने काम में फोकस्ड होती हैं, तो वो अपने काम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। इस फील्ड में नो डाउट कि फ़ीमेल्स बहुत कम हैं, लेकिन जितनी भी फीमेल्स हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा काम कर रही हैं। और उसमें आई थिंक मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगी मैम सारा कुरैशी का, जिनको हम अक्सर देखते हैं कि वो इतना लेवल पे माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम परफॉर्म कर रही होती हैं। तो आप बहुत कम फीमेल्स हैं लेकिन स्टिल वो नज़र आती हैं आपको कि वो किस किस लेवल पे बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं। मैम सारा हो या महविश आप खुद हों, हम दोनों के लिए आप बाइस फ़ख्र हैं। ये बताइएगा कि जो आमतौर पर लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है, को कहते हैं कि लड़कों पर तवज्जो देते हैं कि इन्होंने ही आगे संभालने हैं घर बार और लड़कियों को पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है कि इन्होंने तो घरों में रहना है, तो उनके लिए क्या पैगाम है? इसके लिए मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो आगे एक पूरी फैमिली को बिल्ड कर रही होती है। तो अगर मैं आज पढ़ी लिखी हूँ तो मैं अपने बेटे को भी गाइड करूँगी, मैं अपनी बेटी को भी गाइड करूँगी कि वो ये आगे किस तरह से बेहतर लाइफ में आगे चल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं अपने आप को लकी तस्वर करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी हमारे दरमियान में, हम बहन भाइयों के दरमियान में वो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं रखा कि ये बेटी है तो इसको कम पढ़ाओ, ये बेटा है तो इसको कम पढ़ाओ। मुझे जो लगता है कि हमारे घर में शायद बेटियों को ज़्यादा अहमियत दी गई है इस मामले में कि भाई आप इनको ज़्यादा फोकस्ड रहते हुए इनको इनकी स्टडीज़ कहीं पे भी उसमें हर्डल्स ना आए। और मेरे पेरेंट्स ने तो इस मामले में मुझे बहुत सपोर्ट किया है। तो मैं आई थिंक तमाम पेरेंट्स से भी यही एक्सपेक्ट करूँगी कि वो अपनी बेटियों को स्पेशली गाइड भी करें और उनको सपोर्ट दें ताकि नेक्स्ट आने वाली जनरेशन जो हमारी हो वो बहुत बेहतर हो। ऐसा ही बिल्कुल। और फीमेल्स को अगर कहीं पे कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो उनकी एजुकेशन, उनकी जो स्किल्स होते हैं वो उनको प्रॉपर यूटिलाइज भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी खूबसूरत बात की आपने महविश। अच्छा, मैं अभी ज़रा सोच रही थी आपकी फील्ड के बारे में, तो हर एक को अपना काम तो आसान लगता ही है लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं इंसान किसी कन्फ्यूजन का, एंजाइटी का शिकार होता है। एक आपकी जॉब तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, और उसको उड़ाने से पहले, उड़ने से पहले उसकी सारी चेकिंग और सब चीज़ें चेक करना कि वो सब कुछ ठीक है या नहीं है, इटसेल्फ एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कभी कोई एंजाइटी होती है या आज तक कभी हुई हो, आपने कभी लगा हो आपको कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है और पता नहीं ठीक से चेक हुआ है या नहीं? देखिए, नो डाउट कि बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है ये, कोई आसान जॉब नहीं है। नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, ये मेल्स के लिए भी चैलेंजिंग जॉब है क्योंकि आप एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई कर रहे होते हैं जिसमें मोर देन 100 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो आप आई थिंक मेक श्योर करते हैं कि आपने तमाम चेक्स जो सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए सही से परफॉर्म करें और फिर आप हैंड ओवर करते हैं कॉकपिट क्रू को, जो कि फिर नो डाउट उस पर अपने चेक्स परफॉर्म करते हैं। तो बहुत ही चैलेंजिंग जॉब नो डाउट है, लेकिन आपको ऐसा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं जिस पर आई थिंक उसको करने के बाद आप तो एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एक एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करके उसको नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी कर सकें। बिल्कुल महविश, वी थैंक यू फॉर योर सर्विसेज। पाकिस्तान के लिए जो आप खिदमत अंजाम दे रही हैं, पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए जो खिदमत अंजाम दे रही हैं, आप जैसी ख़वातीन की हमें और भी बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, एक्सप्रेसो में मेहमान बनने के लिए। और महविश जैसी ख़वातीन ही हमें चाहिए, पाकिस्तान की मेमार हैं, ये कौम की मेमार हैं। जब ये ख़वातीन आगे आएंगी, जब ज़मीन से हटकर आसमानों और समंदरों का रुख करेंगी, तो ही इस मुल्क में तरक्की होगी, तो ही इस मुल्क के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बरूए कार लाया जा सकेगा। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आज हमने एक्सप्रेसो में मदऊ किया है साइकिलिस्ट अली इलियास को, जिन्होंने 69वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में तारीख रकम कर दी है और उन्होंने 4 किलोमीटर का फासला 4 मिनट 54 सेकंड्स में मुकम्मल करके कौमी रिकॉर्ड बना लिया है और ये पाकिस्तान की साइकिलिंग की तारीख में एक अहम संगे मील है। इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन की सरपरस्ती में पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन की ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाले इस मुकाबले में आला तवानाई वाली रेस और टैलेंट, रफ्तार और बर्दाश्त के शानदार मुजाहरे पेश किए गए, लेकिन तारीखी लम्हा राइडर अली इलियास का रिकॉर्ड था। आपको बताते चले कि कौमी राइडर अली इलियास काज़ाकिस्तान एशियन रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप में डबल गोल्ड मेडल जीतने का एजाज भी हासिल कर चुके हैं। मजीद बात अली से ही कर लेते हैं। अली, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। You're welcome. साइक्लिस्ट ऑन द शो। बिल्कुल बिल्कुल, साइकिलिस्ट तो अब जब रनिंग और साइकिलिंग की बात हो तो मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये बताइएगा, ये रिकॉर्ड बनाने का आपको कोई पहले इरादा था या इस रिकॉर्ड के हवाले से कोई खास ट्रेनिंग की थी आपने पहले? जी, ट्रेनिंग तो सारा साल चलती है। वी जस्ट कैन नॉट टेक ऑफ। बहुत ही डिमांडिंग स्पोर्ट है, बहुत नंबर ऑफ आवर्स चाहिए होते हैं ऑन द बाइक और कहीं ट्रैवल भी करना पड़े किसी भी वजह से, चाहे कारोबारी रीजन हो या कोई और पर्सनल रीजन हो। मेरी बाइक मेरे साथ जाती है तो वो एक, चाहे मुल्क से बाहर है मुल्क से अंदर है, तो ट्रेनिंग आप ऑफ नहीं कर सकते। पिछले साल मैंने जी अटेम्प्ट की थी, पिछले साल ट्रैक चैंपियनशिप पाकिस्तान में सिर्फ लाहौर में वेलोड्रोम है, तो किसी और शहर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको सिर्फ लाहौर में जाकर ही इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसकी पर्टिकुलर डिसिप्लिन की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो पिछले साल अटेम्प्ट की थी, मेरा टाइम तकरीबन रिकॉर्ड 5 मिनट्स पे था। माय टाइम वाज अराउंड 4 मिनट्स 59 सेकंड्स। कोई टेक्निकल रीजंस की वजह से आई गॉट द गोल्ड मेडल, बट मुझे रिकॉर्ड ऑफिशियली नहीं मिल पाया था। अच्छा। तो आई हैड 2 ऑप्शंस कि यार मैं टेक्निकल चीज पे प्रोटेस्ट करूं, कंटेस्ट करूं, एंड आई गो कि यार नहीं जी क्यों ये वो बहस करूं। आई हैड द अदर ऑप्शन कि यार कोई बात नहीं, आई वेट अनदर ईयर एंड फिर ऐसे मार्जिन से रिकॉर्ड सेट करें कि कोई किसी किस्म की भी गुंजाइश और आपने कर दिखाया और आप छा गए। अच्छा, हमें खासतौर पर ये जो 69वीं नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, वो हमारे साथ शेयर करें। जी, it was very nice। लाहौर में दिसंबर के एंड के करीब, you know how the weather is, it was very cold, but at the same time जब सूरज निकलता था it was very pleasant। पूरे पाकिस्तान से, हर सूबे से जो एलीट साइकिलिस्ट होते हैं, मर्द खवातीन, वो हिस्सा लेते हैं इस चैंपियनशिप में। अच्छे मुकाबले थे, बहुत अच्छा 3 दिन पे मुकाबले रहे। बहुत सारे एथलीट्स ने अपना टैलेंट का मुजाहिरा किया और बहुत अच्छे तरीके से ये चैंपियनशिप एग्जीक्यूट हुई और इख्तिताम हुई। और हमें कुछ इसमें बहुत आइंदा आने वाले वक्त के लिए कुछ टैलेंट ऐसे नजर आया है जिसको हम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी और फिर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ मेडल्स की भी उम्मीद नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये ट्रैक साइकिलिंग के हवाले से बताइएगा, बहुत सारे साइकिलिस्ट आजकल जो है सड़कों पर साइकिलिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं और स्पोर्ट्स को अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक साइकिलिंग की तरफ आप कैसे राग़िब हुए और लोगों को कैसे तलकीन करें? जी, मैं भी बुनियादी तौर पे तो एक रोड साइकिलिस्ट ही हूँ और मेरी शुरुआत भी जिस तरह आम किसी भी साइकिलिस्ट की कोई जर्नी होती है कि वो एक आम सी साइकिल ले लेता है, सस्ती सी, और बस ऐसे चलाने शुरू कर देते हैं अपने घर के बाहर गली में यारों दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। तो मेरी भी शुरुआत बिल्कुल इसी तरह साइकिलिंग में हुई। फिर वो करते करते मैं थोड़ा कम्पिटिटिव साइड, मुझे कॉम्पिटिशन्स का शौक था, तो आहिस्ते आहिस्ते मैं कॉम्पिटिशन्स में आया। फिर मैं रोड साइकिलिस्ट, रोड के सारे कॉम्पिटिशन्स करना शुरू हो गया। फिर एक टाइम आया जीतना शुरू हो गया। पाकिस्तान में इवेंट्स हमें साइकिलिंग कैलेंडर में इतने नहीं मिलते। इवेंट्स का थोड़ा पाकिस्तान में फुकदार रहता है, तो इतनी ट्रेनिंग बंदा पूरा साल करे और फिर आपको उतने नंबर ऑफ इवेंट्स ना मिले तो आपकी ट्रेनिंग मोटिवेशन भी जो है वो हर्ट होती है और आप अपने आप का अपना सही निखार ला नहीं सकते विदाउट इवेंट्स एंड रेसिंग। तो साल में एक बार ये मुनक्किद किया जाता है ये इवेंट, और क्योंकि वेलोड्रोम सिर्फ लाहौर में है, पाकिस्तान के किसी और शहर में ये फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और हम देखें अमृतसर जैसे शहर में जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में है, उसमें भी एक वेलोड्रोम है जहां तक मेरी इतलात है। तो हम हमारे पास, और ये भी 1950s में
अर्ली 50s में ये रखा गया था, और ये कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल जहां आपके फुटबॉल का स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, स्विमिंग कॉम्प्लेक्स है, उसके उधर ही ये फैसिलिटी है। इस वक्त ये काफी खस्ता हाल का शिकार है। और हर साल जिस तरह एशियन रोड चैंपियनशिप मुनक्किद की जाती है, इसी तरह हर साल एशियन ट्रैक चैंपियनशिप भी मुनक्किद की जाती हैं एशिया के किसी भी मुल्क में जो उसको होस्ट करता है। हमारा ट्रैक इस हालत में है नहीं कि इसमें हम कोई एक अच्छे लेवल की कंपटीशन करें। थोड़ी सी भी अगर हमारे हल्का एहबाब की तवज्जो हो, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, 1950 से बनी हुई 69th नेशनल चैंपियनशिप थी, विच मीन्स के इतने सालों से ये चैंपियनशिप मुनक्किद की जा रही है। सो इट हैज अ वेरी रिच हिस्ट्री, वेरी रिच हिस्ट्री। अच्छा, इसकी साइकिल थोड़ी डिफरेंट होती है, इसमें ब्रेक्स नहीं होती साइकिल में। अच्छा, ये ब्रेक के बगैर होती है जी, और इसमें गेयर नहीं होते साइकिल में। और आप बस वो 333 मीटर का जो इसका डिस्टेंस होता है, उस पर आप अपनी स्पीड स्ट्रेंथ का मुजाहिरा करते हैं, उस पर आप चला सकते हैं। ये एक मल्टीपर्पज फैसिलिटी है। साइकिल रोकते कैसे आप? हाँ, यही मैं भी पूछना चाह रही थी। नहीं, ये साइकिल आप अपने पैर के जोर से रोकते हैं। अच्छा, और जब आप इतनी स्पीड में चला रहे हो तो फिर तो पैर के जोर से बड़ा, मतलब अगर आपकी ट्रेनिंग नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे ये भी बताएं अली कि साइकिलिंग के लिए फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी फिटनेस? जी, अगर आप कंपेटिटिव साइकिलिस्ट हैं तो आपको अगर एशिया लेवल पे compete करना है तो 100 किलोमीटर आपको डेली करना पड़ेगा मिनिमम। दैट्स अ मिनिमम फॉर 5 days a week. You have to be very careful with your nutrition at the same time and your recovery and rest. अगर किसी आम आदमी ने साइकिलिंग करनी है तो उसको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि जी अगर वो इजी पेस पे भी जाते हैं तो वो 10 से 12 कैलोरीज एक मिनट में बर्न कर रहे हैं। तो अगर वो 10 मिनट भी चला लेंगे 120 कैलोरीज बर्न कर लेंगे। और अगर कोई एक जो बर्गर होता है उसमें 400 कैलोरीज होती है, तो अगर आप 40 मिनट भी कोई भी शख्स साइकिलिंग करे, आम सी साइकिल पे भी रोड पे निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, तो वो एक बर्गर जो है बड़े आराम से खा सकता है। और जस्ट 40 मिनट्स ऑफ साइकिलिंग, 12 कैलोरीज आप इजीली तकरीबन पर मिनट कर रहे होते हैं। एंड देन इफ यू डूइंग इंटरवल्स, अगर आप थोड़ा फास्ट जाते हैं तो 18 to 20 कैलोरीज अ मिनट पे आप आ जाते हैं। और जितनी तो आप साइकिलिंग करते हैं उसमें तो कुछ भी खाया जा सकता है। मेरा ख्याल आप पूरा पिज्जा भी खा जाए तो वो बर्न हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी है, मैं करता ही इसलिए हूँ, मैं शुरू इसीलिए हुआ था कि इट गिव्स यू अ लाइसेंस कि आप कुछ भी खाना चाहें तो आप बगैर किसी गिल्ट के जो है वो बड़े आराम से खा सकते हैं। अच्छा, अगर आप 3 घंटे करते हैं तो इट्स अबाउट 2500 कैलोरीज। एक नॉर्मल इंसान पूरे दिन में कैलोरीज बर्न करता है। बिल्कुल, ऑफिस जाना, ड्राइव करना, वॉक करना, जो भी उनकी मसरूफियात है, 1800 कैलोरीज बर्न करते हैं। बट अगर आप 3 घंटे या 2.5 घंटे करें तो आप इजीली 2500 कैलोरीज बर्न कर लेते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि जहां जाते हैं आप अपनी साइकिल साथ लेकर जाते हैं, तो किस तरह से लेकर जाते हैं, पैकिंग कैसे करते हैं? क्योंकि मैं ये जानता हूं कि दोनों टायर्स अलग करके आप उसका फ्रेम एक बैग में पैक कर सकते हैं, तो क्या कोई एक्स्ट्रा बैगेज करवाते हैं उसके साथ? और क्या ये इसलिए करते हैं ताकि आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें कोई खलल ना आए, कोई दरमियान में जो है कोई इतना गैप ना पड़ जाए कि आपकी ट्रेनिंग को दोबारा से शुरू करना पड़े? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप 3 से 4 दिन अगर आप ऑफ ले लें साइकिल से तो आपका जो इंजन है वो डीट्रेन होना शुरू हो जाता है। और मैं जदीद टूल्स के साथ ट्रेनिंग करता हूं, यानी कि मेरा हार्ट रेट सेंसर, मेरा पावर मीटर, मेरा कोर बॉडी टेम्परेचर, सारी चीजें मॉनिटर्ड होती हैं। और मेरा एक फॉरेन कोच है जो इन सब चीजों को, और लोकल कोचेस, मेरी जो लोकल कोचिंग टीम है वो सब इन चीजों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। और 4 दिन बाद अगर आप चलाएं तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होता है कि यू हैव डी-ट्रेन्ड योरसेल्फ अ लिटिल बिट। इसका मैंने इसके बैग मिलता है, आप मखसूस बैग होते हैं जो फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल या लोकल ट्रैवल, एयरप्लेन वर्दी होते हैं, वो एयरप्लेन पे वो चले जाते हैं। और अगर वो बैग आपको मुयसर नहीं है तो आपको कार्टन मिल जाते हैं, उसमें आप फोमिंग करके और अपनी बाइक को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके आप उसको साथ ले जाते हैं। अली, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए और अपने तजुर्बात शेयर करने के लिए, इसके साथ बताने के लिए कि आप रिजीम, अपनी ट्रेनिंग, अपनी फिटनेस को किस तरह से ठीक रखते हैं। अली का बहुत शुक्रिया। और अली और कामरान भाई जैसे बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ डेवलप होना शुरू हो गई हैं साइकिलिंग के एतबार से, जो अब हमें अपने शहरों में भी दिखाई देती हैं, जो कि काफ़ी खुशाइंद है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर हम बात करेंगे सियासत पर। आपको बताएंगे मुल्क की सियासत की सूरत हाल, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा और तहरीक इंसाफ इसमें चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रही है, मगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान नोकझोंक जारी है और एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी भी जारी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 15 रोज में ऐसा क्या तावीज़ हुआ, PTI मुज़ाकरात पर आमादा हो गई। मुज़ाकरात जरूर करें लेकिन इस्तेमाल ना हो। एक फर्क है कि हमने मुज़ाकरात का जो ऑफर है या मुज़ाकरात का एक प्रोसेस जो है उसकी हमायत जो है, चाहे हम पावर में थे या पावर में नहीं थे, हमने उसकी हमायत की। मियां शहबाज शरीफ जो है उठ के गया है उनकी सीटों के ऊपर। एक शख्स की तारीख है ना, कोई उसने मुझे कोई बता दे, PTI वाला बता दे कि उसने किससे वफा की। अब देखें, जब ताकत की पोजीशन में कोई मुज़ाकरात करता है तो उसकी सिंसेरिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। और इस शख्स ने एक नहीं, 2 नहीं, 7-8 हजार बंदा, 40,000 बंदा जो है वापस आया वहां से, इसने बसाया इमरान खान ने। इधर वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में बानी PTI के जराइम का एजेंडा शामिल नहीं होगा। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक है। अमेरिका में पाकिस्तान के खिलाफ मंजूर कराई गई करारदादों के नताइज सामने आ रहे हैं। जो क्रिमिनलिटी है, चाहे वो 9 मई के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, चाहे वो किसी साजिश के हवाले से क्रिमिनलिटी हो, अब क्रिमिनल एक्ट जो है भाई, उनका इन निगोशिएशन से क्या ताल्लुक। जो लोग क्राइम में मुलव्वस हैं, साहब हों भले से ना हो, मगर जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग एक बात है, और जो अपने इदारा जाती हैं यानी हमारी पार्लिमान को बहाल करना, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जिस डायलॉग की जरूरत है वो दूसरी बात है। दोनों चीजें हो रही हैं। रहनुमा PTI शिबली फराजी कहते हैं कि मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बानी PTI मुज़ाकरात में अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात पर होता है। ये जो मुज़ाकरात हैं जो कि शुरू हुए हैं या अभी शुरू होने हैं, बुनियादी तौर पर ये उस हुकूमत, जिसको हम हुकूमत कहना तो नहीं चाहते, लेकिन इस वक्त चूंकि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, जैसे कि आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो फिर आप उसके साथ मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करके और आखिर में मुज़ाकरात करते हैं, तो हम उस मुज़ाकरात का दरवाज़ा है वो भी हमने खोला, क्योंकि हम ये जानते हुए कि जो विक्टिम है वो हम हैं। बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें अपोजिशन के साथ साथ हुकूमत की अपनी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ये कहना है कि नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है। तो नून लीग के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो यकतरफा मुतनाज़े फैसला करे। नून लीग ने कामयाबी से हुकूमत करनी है तो इत्तेफाक राय से फैसले करने होंगे। उनका ख्याल में शायद उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ में से तो कुछ उसमें से कुछ फ़र्क है। अगर आपने कामयाबी से किसी चीज़ को हासिल भी करना है तो इत्तेफाक राय से मिल बैठ के बातचीत करके सबके जो नुक्ते नज़र है उनको समझने के बाद अगर कोई मंसूबा बनाया जाएगा तो वो कामयाब होगा। वरना एक ज़माने में किसी ने सोचा था कि वो कालाबाग डैम बनाएगा। आप मुझे बताएं वो डैम कहाँ है। बिलावल भुट्टो भी जहां पर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सभी को मिल बैठकर बातचीत से जो है चीज़ों का हल निकालना चाहिए। उधर मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक 2 कवानीन मुतारिफ करा दिए गए हैं और सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत भी कर दिए हैं। कानून में तरमीम का सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया है। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे सीनियर तज्जिया खालिद कयूम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खालिद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। खालिद साहब, सबसे पहले तो ये बता कि इस वक्त हम देख रहे हैं दूसरा जो दौर है मुज़ाकरात का 2 जनवरी को होने वाला है और PTI चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने शिबली फराज साहब का भी अभी बयान सुना है, उसमें कुछ हिचकिचाहट मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हमारे घर पर काबिज़ हैं और उनको हम कुछ ना कुछ बहाना करके बात करके राम करने की कोशिश करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुज़ाकरात का अमल जो है वो तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो मुज़ाकरात के अमल के दौरान
जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उनसे मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात को ख़तरात लाहक हो सकते हैं और इसमें कोई बज़ाहिर फ़िलहाल जो है कोई बड़ी जो मुफाहमत है वो नज़र नहीं आ रही। आपने देखा कि मुज़ाकरात के अमल के दौरान ही जो PTI के 60 जो वर्कर थे या लोग थे जिनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाओं का ऐलान हुआ, तो इस तरह और भी कई वाक़यात जो हैं वो रूनुमा हुए हैं जिसमें जो है वो इत्मीनान की जो फ़ज़ा है उसका जो है इन मुज़ाकरात में जो है वो फुक़दान नज़र आ रहा है। दोनों तरफ से जो है वो गोलाबारी जो है वो उसका सिलसिला जो है वो भी जारी है और ख़ास तौर पर PTI की तरफ से अब जो है देखिए कि जो बानी PTI हैं उनकी तरफ से भी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक थी उसको भी जारी रखने का जो है उनकी तरफ से दोबारा ऐलान किया गया है। तो इस तरह जो है वो ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत हैं ये दोनों इतराफ से जो है वो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। जब तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयत नहीं होगे, इत्मीनान का जो फुक़दान है उसका ख़ात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक मुज़ाकरात जो हैं वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे और नतीजा खेज जो है वो भी नहीं हो सकेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो सब फैक्टर्स हैं, जो अवामिल हैं, ये मिलकर मुज़ाकरात पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो क्या आप इन फ्यूचर देख रहे हैं जिस तरह का रवैया दोनों जानिब से इख्तियार किया गया है कि ये मुज़ाकरात कामयाब भी हो पाएंगे या नहीं? देखिए, अब PTI की तरफ से तो जो इन्हिसार इस वक्त नज़र आ रहा है या उनकी जो उम्मीदें लगी हुई हैं वो तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इक़्तिदार संभालने की तरफ जो है वो लगी हुई हैं कि जब वो 20 जनवरी को इक़्तिदार संभालेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पर जो है वो दबाव बढ़ेगा और इस दबाव के नतीजे में बानी PTI जो है वो रिहा हो सकते हैं। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ भी जो तैयारी है वो इसी हवाले से होती हुई नज़र आ रही है और मुझे तो लगता है कि कहीं अगर इस तरह की दबाव की सूरत हाल आती है तो कहीं बयानिए जो हैं वो बदल जाएंगे और जो PTI का बयानिया था, एंटी अमेरिका बयानिया जो था, अमेरिका मुखालिफ बयानिया था, वो कहीं पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो भी उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इसकी तैयारी के हवाले से आप कह सकते हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बयान दिया है मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पर कि इमरान खान बहाना है, असल निशाना जो है वो हमारा जोहरी एटमी प्रोग्राम है। तो इस तरह ये मुझे लगता है कि अब जो नई सूरत हाल पैदा होने वाली है उस हवाले से जो बयानिए हैं अब वो बदल सकते हैं, लेकिन इस बयानिए की जो है वो बड़ी कीमत भी अदा करनी पड़ सकती है, ये महंगा भी जो है वो पड़ सकता है, ये मुश्किल बयानिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बड़े जीरक सियासतदान हैं, कुछ ना कुछ उनको बताकर कुछ ना कुछ समझा कर ही चल रहे होंगे और इस बात को, इस बयानी को बनाने की भी एक वजह ही होगी। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए पीपल्स पार्टी की बात भी करते हैं आगे चलकर, लेकिन PTI की बात करें, 31 जनवरी का जो उन्होंने एक डेडलाइन दी है कि मुज़ाकरात का नतीजा 31 जनवरी तक निकल आना चाहिए कुछ ना कुछ, तो 2 जनवरी तो होने वाले पूरे महीने का मार्जिन कहीं इसलिए तो नहीं दिया कि 20 जनवरी को जो है ट्रंप पहले ओहदा संभाल लें, बाकी मामला सुलझा लें और फिर पाकिस्तान की तरफ भी जो है रुख कर सकें? ये शायद इसी तरह की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए PTI की तरफ से ये डेडलाइन जो है वो दी गई है और ये डेडलाइन इसलिए भी दी गई है कि PTI शायद समझती है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में, संजीदा अंदाज में आगे ले जाने में जो है वो नज़र नहीं आती। तो इस तरह के जो खदशात हैं और डाउट्स हैं वो PTI की क़यादत को मौजूद हैं कि वो समझते हैं कि हुकूमत जो है ये मुज़ाकरात का अमल जो है इसको लटकाएगी और इस वजह से जो है वो बानी PTI ने 31 जनवरी तक की जो है वो डेडलाइन दी है। लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो डेडलाइनों में तो अमूर जो हैं वो तय नहीं होते, ये तो दोनों तरफ से ऐसा माहौल और ऐसी सूरत हाल साजगार जो है वो पैदा की जाती है जिसके नतीजे में मुज़ाकरात जो हैं वो नतीजा खेज हों। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो हुकूमत के अंदर भी, जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर भी मुझे एक सोच
नहीं लगती, इसमें भी जो है वो इख्तलाफात जो हैं वो नजर आते हैं। मेरे इल्म मैं समझता हूँ कि एक वजीर ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल होने से मदद कर ली थी। शायद उन्हें इल्म था कि ये मुज़ाकरात शायद उस तरह जो है वो संजीदगी से आगे ना बढ़ पाएँ, और जो असल मुज़ाकरात पहले भी हुए हैं और आइंदा भी होंगे, वो मैं समझता हूँ कि वो जो केपी के वज़ीर अली अमीन गंडापुर और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन रज़ा नकवी, उनके दरमियान ही पहले होते रहे और आइंदा भी जो है बैकडोर चैनल के ज़रिए उनके रवाबत जो हैं वो अच्छे दोनों के रवाबत हैं वहाँ पर हो सकता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि बानी पीटीआई को जो है इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई रिहाई मिल सकती है, कोई रिलीफ मिल सकता है। तो बानी पीटीआई को तो रिलीफ मिलने का अभी फौरी कोई इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन जो पीटीआई की क़यादत बाहर बैठी है, जो इस वक्त मुज़ाकरात कर रही है, उनको शायद मुझे लगता है कि कुछ रिलीफ जो है वो मिल गया है। अब जो है वो गिरफ्तारियां या इस तरह के इक़दाम जो हैं वो जब से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, तो उन पर जो पीटीआई की क़यादत है जेल से बाहर है इस वक्त, उन पर कोई दबाव उस तरह का प्रेशर जो है वो नज़र नहीं आता। और इसमें देखिए कि जो कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई की तरफ से भी कहा गया कि मुझे डील की पेशकश हो रही है, और उसमें जो ये भी बात हो रही है कि उनको वहाँ जेल से जो है वो बनी गाला या केपी में जो है वो उनको वहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए, और इस तरह की अभी क्या सराहियाँ हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे जो है वो बानी पीटीआई अगर इस तरह की कोई सहूलत लेते हैं तो उनका जो बयानिया है और उनकी जो साख है वो भी उससे मुतासिर। अच्छा खालिद साहब, अगर अभी मौलाना फजल रहमान ये कह रहे हैं कि पीटीआई की जानिब से उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया, अगर राब्ता कर लिया जाता है और बातचीत हो जाती है तो दोनों मिलकर क्या हुकूमत को टफ टाइम देंगे आने वाले वक्तों में, देखते हैं आप? देखिए, ये जो मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ये बिल से एक्ट की शक्ल अख्तियार कर गया है, और ये मैं समझता हूँ कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी कामयाबी है, एक और कामयाबी। और ये कामयाबी जो है वो ऐसे ही जो है वो हुकूमत की तरफ से मौलाना को नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं उस पेशकदमी को, उस इत्तेहाद की, अब मुत्तहदा अपोजिशन के लिए जो इत्तेहाद है उसकी पेशकदमी को रोकने के लिए ये जो उनके मुतालबात हैं उनको तस्लीम किया गया है और माना गया है, उन पर अमल दरामद मनोअन जिस तरह मौलाना चाहते थे किया गया है। क्योंकि मौलाना के पास असल में मसला ये है कि पीटीआई की जो सलाहियत थी इत्तेजाज के ज़रिए, सियासी ताकत के ज़रिए मुतालबात को मनवाने की, वो मुतासर हुई है, राइट, और उनकी बारगेनिंग पोजीशन भी मुतासर हुई है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान की जो ताकत है, सियासी ताकत है, अवामी ताकत है उनके पास, जो लोग हैं वो इत्तेजाज के लिए जो बाहर निकल आते हैं, वो जो ताकत है उसके खौफ से शायद हुकूमत जो है वो मौलाना को रिलीफ दिया है। क्योंकि वो नहीं समझते कि इस वक्त अगर अपोजिशन यकजा होती है, मुत्तहद होती है, बड़ा अलायंस बन जाता है, तो इससे जो है वो हुकूमत पर दबाव बढ़ सकता है। तो खालिद साहब, अब PPP की भी बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान जिस तरह आपने तज़किरा किया, उन्होंने एटमी सलाहियत को निशाना बनाने की बात कर दी, तो आप क्या सोचते हैं ट्रंप के ऊपर जो तकिया किए हुए हैं PTI, क्या आपको नहीं लगता कि किसी बैगेज के बगैर आएगा? क्योंकि ट्रंप चाहे इलॉन मस्क हो चाहे कोई और हो, जब उनको सपोर्ट अपनी शो करते हैं तो उसके एवज कुछ लेते भी हैं, और IMF के साथ डील्स हो, हमारी मईशत पर जो दबाव आता है, चले एटमी हथियारों की बात ना हो, एटमी सलाहियत मुतासर करने की बात ना हो, लेकिन अगर उसी तवाजुन से मईशत पर तबाहकुन असरात हो हमारी, तो हमारे लिए तो वो ऐसा ही है कि जैसे हम पर जो है ना हमलावर हो और हमारी मईशत रिकवर ना कर सके। तो आपको नहीं लगता कि इसका कोई खुमियाजा भी भुगतना पड़ेगा हमें इस सपोर्ट का? देखिए कि ये जो दबाव आ सकता है, जिसके इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं ट्रंप इंतज़ामिया के आने के बाद,
तो इस दबाव से पाकिस्तान की जो मीशत है उस पर यकीनन जो है वो असरात पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जो इस हवाले से मुतालबात होंगे और दबाव होगा, उसका बराह रास्त पाकिस्तान की मीशत पर जो है वो असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो हमारी तजारत है उसका बड़ा इन्हिसार जो है वो अमेरिका और उसके साथ जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ। ये दोनों ममालिक हैं जिनके साथ हमारी जो तजारत है उसमें हमारा जो तजारती तवाज़ुन है अब वो पाकिस्तान के हक में है। और ख़ास तौर पर जो GSP+ का स्टेटस पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन ने दिया है, उससे हमारी जो बरामदात थी उनमें बड़ा गैर मामूली एक इजाफा हुआ। और इस वक्त हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका सारा दारोमदार जो है, सारा इन्हिसार जो है GSP+ स्टेटस पर है, जो 2027 तक पाकिस्तान को हासिल है। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से मुझे लगता है कि हुकूमत भी तैयारी कर रही होगी। और माजी में भी जब GSP+ स्टेटस मिला था तो यहाँ पर पंजाब के अंदर भी उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, तो यहाँ पर हर हफ्ते एक कमेटी जो है वो इंसानी हकूक़ के जो मिनिस्टर थे पंजाब के खलील ताहिर सिंधु, उनकी सरबराही में बनी हुई थी, जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है चीज़ों को मॉनिटर करती है। हफ्तावार इजलास में जो कन्वेंशन पाकिस्तान ने जिन पर 27 कन्वेंशन पर साइन किए हैं उन पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा भी लिया जाता था। तो अब भी इस तरह का कोई अरेंजमेंट जो है हुकूमत सोच रही होगी। बिल्कुल ठीक। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए स्टूडियोज में। खालिद साहब का तजिया आपने देखा और इस साथ आपने सुना कि अब PTI अगर चाहती है कि उन्हें सपोर्ट हासिल हो ट्रंप की, तो ये भी सोच कर कीजिएगा कि आपने फिर एब्सोल्युटली नॉट कह पाएंगे इनको कि नहीं, क्योंकि अगर आपने सपोर्ट हासिल की तो कुछ ना कुछ बैगेज सपोर्ट के साथ जरूर आता है, उसका ख्याल रखिएगा। ब्रेक के बाद हासिल। वेलकम बैक। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में आज बात हो रही है बरसगीर के नामवर मौसीकार ख़याम साहब के बारे में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वक़ार अहमद, आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में हम हर हफ्ते मुस्तनसर हुसैन तार साहब से गुफ्तगू करते हैं, उनसे सवालात करते हैं और वो हमें जवाबात देते हैं। बहुत शुक्रिया तार साहब। आज का जो मेरा सवाल है वो ख़याम साहब के हवाले से, और ख़याम साहब का जब नाम ज़हन में आता है तो फिर कभी कभी ये क्या जगह है दोस्तों, दिल नादाम, उमराव जानदा, ये चीज़ें ज़हन में आती हैं। बहुत बड़े मौसीकार, बहुत बड़े इंसान। तो तार साहब कुछ बताइए। एक तो आपने किसी जगह अपनी किताब में तज़किरा किया है कि ख़याम साहब, ये मोहम्मद ज़हूर ख़याम हाशमी साहब का ताल्लुक़ जो है वो लाहौर से है, और आपने ये भी कहा कि उन्होंने कभी इसका तज़किरा नहीं किया बवजूद। तो ख़याम साहब के बारे में कुछ बताइए। मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, मुश्ताक दाको कहते थे उसको, और बाद में हाशमी भी उन्होंने अपने नाम के साथ लगा लिया। तो वो 4 भाई थे, बीरन रोड के रहने वाले थे। अच्छा। वही उनका घर था, और हम जब जाते थे तो उनके घर में आलात मौसीकी वहाँ पे होते थे। उनका एक पैटर्न था ज़िंदगी का। तो 4 भाई थे उनके, मुश्ताक हाशमी। अच्छा। मेरी उम्र के या उससे बाद के भी लोग जानते हैं कि जो उन्होंने बहुत लाजवाल नगमे, डॉक्टर अमजद परवेज भी थे साथ, मेरा लुटिया शहर बंबोरनी या चल मेले न चलिए, इस किस्म के 3-4 गाने उनके बड़े हिट थे उस ज़माने में। बहुत अच्छा गाते थे। मेरा ख्याल है राख में मैंने मेंशन भी किया है कि उन्होंने आना और उन्होंने हमारी फरमाइश पर, अभी हम स्कूल में थे, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ गाना, और जो बालकनीज होती थी लक्ष्मी अंशन, वहाँ से फूल गिरते थे, और फूल कौन गिराता था ये आप जान नहीं सकते। तो मुश्ताक हाशमी के बारे में डिटेल से मैं बात नहीं करूँगा, फिर कभी सही। उनके दूसरे भाई थे गुलजार। अच्छा। मुश्ताक भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे, गुलजार भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते। तो उनका जवानी में इंतकाल हो गया। उनके तीसरे भाई जो थे, अभी मेरे एकदम ज़हन से नाम निकल गया, रेडियो में काम करते थे और वो नात बड़ी अच्छी पढ़ते थे, और गुलजार भी बड़ा अच्छा गाते थे। शकूर बेदिल जो भाई गाते थे, शकूर बेदिल थे, रेडियो पे गाएगा। अच्छा।
और चौथे भाई का नाम सुन के आपको शायद हैरत हो, वो थे खयाम। जी हाँ, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के मतलब सबसे बड़े नामों में एक तो नहीं कहा जा सकता, एट टाइम्स वो सबसे बड़े थे। तो उनका ताल्लुक लाहौर से था, इसी जाहिर है मुश्ताक दाको के भाई थे, बड़े भाई थे। और वो शायद प्री पार्टीशन ही चले गए थे बॉम्बे, क्योंकि उन दिनों रिवाज था कि जिनके पास कोई टैलेंट होती थी या कोई शौक़ होता था, पैशन होता था फिल्म का, वो वहाँ का रुख करते थे। जैसे चाचा सलीम तारड़ के बड़े भाई सलीम तारड़ प्रिंस, वो भी बॉम्बे गए क्योंकि वो बहुत खुश शक्ल थे। तो उन दिनों ये एक आम बात थी कि जावेद शाहीन बॉम्बे गए एक्टर बनने के लिए, हालांकि थथला के बोलते थे। तो ये एक नॉर्मल रूटीन थी। तो खयाम भी वहाँ पे चले गए और बाद में हमें मतलब है कि जिस तरह उनकी म्यूज़िक थी बहुत असर अंगेज़, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि वो उन्होंने लाहौर का वाज़ेह हवाला कभी नहीं दिया। यानी उनकी पैदाइश थी जब बीडन रोड की, उन भाइयों के साथ ही पैदा हुए ना, कहीं और तो नहीं पैदा हुए। लेकिन उसकी कुछ वजूहत होंगी, वो खातून जो थी नॉन मुस्लिम थी, उसके साथ शादी की उन्होंने। यूजुअली ये सारे खान जो है आपके सुपरस्टार सबके नॉन मुस्लिम है वहाँ कोई, क्योंकि जिस तरह गुर्बत में मतलब हायल नहीं होता, फाके एक तरह ही काटे जाते हैं, इस तरह अमारत में भी मज़हब नहीं रहता। वहाँ पे अमारत ही एक मायार बन जाती। चुनांचे उन्होंने कहा, अपना ये इकरार किया कि जो कुछ मैंने सीखा बाबा चिश्ती से की। अच्छा, ये ठीक। अच्छा, बाबा चिश्ती जी ए चिश्ती, गुलाम अहमद चिश्ती, ये पायनियर म्यूज़िक के, और खयाम उनके शागिर्द रहे। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उन्होंने कभी भी लाहौर को एज सच ओन नहीं किया उस तरह। मसलन उसका हवाला ये हो सकता है कि अनिल कपूर पेशावर के थे, शायद उनके दादा चले गए थे, पता नहीं कितना, लेकिन वो आज भी कहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद पेशावर से आए। शाहरुख खान के चचा से अभी मुलाकात हुई, चचा के बेटों से, और उनका जो आबाई ख़ानदान था बांसों का, उनके चचा गामा बांसा वाला कहलाते थे, और उनके वालिद वो भी वहाँ चले गए थे कारोबार के सिलसिले में, पार्टीशन हुई तो वहीं रह गए। और शाहरुख खान भी इकरार करते हैं, और दिलीप कुमार और राजपूत तो मतलब जीते मरते ही पेशावर के साथ। तो उस हवाले से मुझे आज तक समझ नहीं आई कि जिसने ए दिल नादा तरतीब दिया हुआ, मतलब इट्स एन अमेजिंग धुन। लता मंगेशकर को पूछा गया कि रिसेंटली पिछले 20-25 साल तो उन्होंने ए दिल नादान का आप कभी सुने? बिल्कुल ही एक जादुई धुन है, जैसे उतरी हो कहीं से। और फिर उमराव जान अदा के गाने। और सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि कभी कभी जो है मेरे दिल में ख्याल आता है, ये पहले भी बहुत कोशिश हुई है इसको धुन बनाने की, लेकिन कि वो नज़्म है तो उसमें कोई कामयाब नहीं हुआ। तो ये खयाम थे जिन्होंने इसको तरतीब दी, और आप देख लें कि वो सिग्नेचर ट्यून बन गई। और कभी कभी में आप जानते हैं कि अमिताभ भी थे और राखी भी थी, क्योंकि बात गुलजार साहब से चली तो बाद में राखी गुलजार साहब के हवाले से भी जानी गई, कुछ ऐसा उनका साथ रहा। खयाम से मेरी कभी बात नहीं हुई और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मैंने दाको को कहा तो दाको कहने लगा कि जब कहोगे मैं बात करा दूंगा। लेकिन उन ज़मानों में जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे आसपास लेजेंड्स होती हैं और हमें उस वक्त एहसास नहीं होता कि ये लेजेंड्स, उस वक्त हम यही समझते हैं कि जिस तरह हम यहाँ मसर है, जिस तरह हम रह रहे हैं इसी तरह ये रह रहे। उनके जाने के बाद एहसास होता है कि ये कैसे लोग थे। जिस तरह मतलब है कि फैज़ साहब थे और बहुत सारे और
फराज तो रिसेंटली बात है, या मतलब ज़हीर काश्मीरी थे, मजीद अमजद से तो मुलाकात नहीं, मुनीर नियाज़ी थे, तो है उनकी ज़िंदगी में भी हमें मालूम था। लेकिन जब ये लोग रुखसत होते हैं ना, तो फिर आपको महसूस होता है कि वो तो एक तारीख थे, वो तो एक लेजेंड थे, ज़्यादा मिलना चाहिए था, ज़्यादा मेल मुलाकात चाहिए था। तो इस तरह खयाम से मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई, लेकिन हम तकरीबन पड़ोसी थे, क्योंकि हम लक्ष्मी जंक्शन में रहते थे और लक्ष्मी जंक्शन के साथ बीडन रोड पे वो रहते थे, और मैंने उनका आबाई घर देखा हुआ है, और वहाँ जो साज थे उन्हीं पे खयाम ने इब्तदाई तौर पे मौसीकी की मशक की, और फिर वहाँ पे पहुँचे जहाँ से आगे मेरा ख्याल है कि कोई और जहान नहीं है मौसीकी के हवाले से बात करना। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, ऐ दिल नादा के हवाले से जो तज़किरा आया, तार साहब ने तज़किरा किया है, इस हवाले से ये बताता जाऊँ कि लता मंगेशकर के हवाले से कहा जाता है कि उनकी ये ख्वाहिश थी और उन्होंने कहा कि मैं ये सुनना चाहती अगर ये मैडम नूरजहां भी गाती कि उनकी आवाज़ में ये गाना कैसे लगता है, ये उनकी ख्वाहिश थी। और फिर जब लंदन में इनकी मुलाकात हुई तो मैडम ने जिस गाने की फरमाइश की लता मंगेशकर से सुनने की, वो यही ऐ दिल नादा था। ख़याम साहब बहुत बड़े आदमी हैं और हमें इस पर भी फ़ख्र होना चाहिए कि उनकी जो रूट्स हैं, उनकी जो जड़ें हैं, वो लाहौर की हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में भी नए दौर के साथ अब जिद्दत आ चुकी है और अब दुनिया भर में फिल्म्स और वेब सीरीज को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया जा रहा है और दुनिया भर के जो शायकीन हैं उनका रुझान भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स की तरफ है। और ऐसे में आपको एक अच्छी खबर हम ये देते हैं कि नई आने वाली पाकिस्तानी वेब सीरीज टीम बी OTT प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेगी। थ्रिलर, सस्पेंस और फाइटिंग से भरपूर ये वेब सीरीज जो टीम बी है, इसकी कास्ट में हिदायतकार एक्टर तैफूर खान, मोहसिन अब्बास और मॉडल और एक्ट्रेस रोमा माइकल समेत दीगर नामवर अदाकार मौजूद हैं। मजीद इस वेब सीरीज के हवाले से तफसीलन हम गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं डायरेक्टर, राइटर और अदाकार तैफूर खान स्टूडियोज में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खान साहब कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप ठीक हैं? अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि कैसे सोचा आपने OTT की जानिब जाने का, क्योंकि आमतौर पर अभी भी हमारे जो हिदायतकार हैं दे आर स्टिकिंग टू द ट्रेडिशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह हमारी बड़ी स्क्रीन हो गई, छोटी स्क्रीन हो गई, लेकिन OTT की तरफ बहुत कम जा रहे हैं लोग। आपका कैसे इरादा हुआ? देखें, इसकी एक दो वजूहत तो ये थी कि ड्रामा इंडस्ट्री से मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ। मैं जो मैंने सीखा वहाँ से सीखा, तो उसमें बहुत लिमिटेड हो गया काम। मतलब कुछ प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो कि काम करते हैं, उनके अंडर काम होता है और एक ही तरह का काम होता है और एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, क्योंकि उनको उस तरह की चाहिए, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो और फिल्म जहाँ तक है, फिल्म का जो है वो बहुत रिस्की और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है उसमें, और वो ऐसा बिजनेस है कि जिसमें अब जो बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच सिनेमास, स्क्रीन्स नहीं है, और मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि एक बंदा इन हालात में जाकर सिनेमा में टिकट खर्च के अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखे। ठीक है, और बिजली गैस के मसाइल बहुत ज्यादा हैं इस वक्त हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो है उसकी जितनी लागत आती है, एग्जैक्टली के बाद जो सिनेमाज भी कुछ सिनेमाज चलाने की इजाजत देते हैं, कुछ नहीं देते, और फिर रिकवरीज बहुत लेट होती हैं। तो उसमें ये एक मीडियम ऐसा है कि जिसमें आप एक लिमिटेड एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक फ्यूचर भी यही है। ठीक है, तो एक चीज सोची कि आगे काम यहीं जाना है। तो मेरा तो एक जिंदगी में फॉर्मूला है कि ये नहीं देखना कि क्या नहीं हो रहा, जो हो रहा है वो करें। तो आई थिंक एक इस तरह से किया है। अब आई होप लोगों को पसंद आया। अभी तक तो अच्छा फीडबैक आ रहा है, बट आई थिंक जब ये इसका असल जो हमें पोटेंशियल पता लगेगा, तब ये लोगों को यूट्यूब पे एक्सेसिबल होगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तब पता चलेगा। तो इंशाल्लाह लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एक कोशिश की है, और अभी तक जितना हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं, जितना मीडिया, उसने बहुत सपोर्ट किया इसको, बहुत इसको प्रमोट किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द मीडिया। तो बस एक नई शुरुआत है, इंशाल्लाह अल्लाह करे ये कामयाब हो। इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्या लगता है तैफूर के अब जिस तरह से OTT प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, इस पर भी अगर मेयारी चीज़ आप बनाते हैं तो अच्छी खासी डेफिनेटली इनकम जनरेट होती है, और ख़ासतौर पर हम देखें इंडिया में बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। पाकिस्तान में इस तरीके से इस लेवल पर काम नहीं हो रहा जिस तरह से भी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको क्या लगता है व्हाट्स द मेन रीज़न?
लिमिटेशंस हैं हमारे यहाँ, लिमिटेशंस हैं हमारे यहाँ। OTT में अब जब आप जाते हैं ना तो देखें, दुनिया लोग समझते हैं कि यार जो चीज़ टीवी पर नहीं टीवी पे चलती है वो हम OTT पे चला लें, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो चीज़ वहाँ नहीं चल सकती या उसकी लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पसंद आती है लोगों को, उसको देखते ही वो लोग हैं यार, मिसाल के तौर पे आप नेटफ्लिक्स पे वो चीज़ देखेंगे जो आप टीवी पे नहीं देख रहे। अगर जो चीज़ आप टीवी पे देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, तो आप नेटफ्लिक्स पे क्यों जाएंगे? बिल्कुल, ठीक है। तो हम तो उन चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते ना, मतलब टॉपिक्स ऐसे हैं, ना हम पॉलिटिक्स को टच कर सकते हैं, ना हम रिलीजन को टच कर सकते हैं, ना हम बाकी चीज़ों को। हमारे पास बच के एक फैमिली रोमांस बचता है। एक्शन एक ऐसा जॉनरा है जो कि काफ़ी अच्छे से मिसिंग था और मुझे खुद पसंद है। मुझे या कॉमेडी पसंद है या एक्शन पसंद है, ठीक है। लेकिन जो हमने ड्रामे किए हैं वो सारे फैमिली ओरिएंटेड, मैंने भी इतने ड्रामे किए हैं वो सब फैमिली ओरिएंटेड थे। या वो थोड़ा सा रोमांस होता है या वो घर की कहानी होती है, खवातीन बेस्ड, तो वही कर रहे होते हैं। तो उससे निकले और एक चीज़ की कि ये थोड़ा सा एक्शन भी कोशिश की, जितना लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कर सकते थे, और बस एक लिमिटेड बजट के अंदर कोशिश की है कि एक चीज़ आए। लेकिन आई एम थैंकफुल टू गॉड कि वो अच्छी बन गई है। हमने कोशिश बहुत की, टाइम जरा ज़्यादा लग गया, बट अभी तक तो बहुत ज़्यादा। टीम बी क्यों, टीम ए क्यों नहीं? इसीलिए ताकि आप ये सवाल पूछें। टीम और ए होती तो आप कभी ना पूछते कि टीम बी क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन वो दी ए टीम एक बहुत मशहूर सीरियल थी, आपको याद है? तो उसलिए मैंने जब गूगल पे सर्च किया कि यार टीम ए तो वो सबसे पहले वो निकलेगी, फिर मैंने कहा टीम ए तो होती है, दी ए टीम है ही है, व्हाई नॉट टीम बी? ओके, सो टेल अस मोर अबाउट टीम बी। शायकीन को क्या-क्या देखने को मिलेगा इसमें? अच्छा, लोगों को अभी देखकर ये लग रहा है कि फुल ऑफ एक्शन बेस्ड ज्यादा है। बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है इसके अंदर, है लेकिन मतलब बिल्कुल एक्शन। इट्स अ वेरी गुड स्टोरी लाइन। इसमें एक बड़ा रोमांस है, इसमें एक बहुत जबरदस्त एक कैरेक्टर्स हैं जो कि आप देखेंगे तो पता लगेगा। इट्स नॉट वेरी सिंपल कि बस लड़ाई वड़ाई नहीं है, पूरी मुकम्मल चीज़ है इसके अंदर। पूरा रोमांस भी है इसमें, थ्रिल भी है इसमें, सैड भी है, गाने भी हैं, सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके साथ मोहसिन अब्बास भी हैं, माइकल भी हैं, तो ये ज़बरदस्त है। आपकी कास्ट भी अच्छी खासी है, और इनकी सिलेक्शन आपने कैसे की? क्या किरदारों से ये मेल खाते थे या फिर आपको लगा कि ये किरदार ज़्यादा बेहतर तौर पर निभा सकते हैं? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को जानता था, ठीक है। मोहसिन भी दोस्त है, हम लोग इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे, जो हमारी एक्टर्स की लीग होती है, वहाँ मुलाकात सबसे होती है। तो मुझे जो जितने इजी होता है कि आप जो बंदा आपको पता लगता है ना यार ये एक्सेस में है, प्लस ये कमिटेड है, कमिटमेंट होना बड़ा जरूरी है। मगर इसमें अगर मेरे पास ऐसा कोई एक्टर आ जाता जो कि कहता मेरी वैनिटी वैन कहाँ है, तो वैनिटी वैन तो हमारे पास वैन ही नहीं थी, वैनिटी वैन कहाँ से होनी थी? तो वो बड़ा प्रॉब्लम। तो सबसे पहली तो बात यह है कि वो जितना मैं डेडिकेटेड हूँ उतने वो डेडिकेटेड हूँ, ठीक है। तो मोहसिन था, रोमा को भी मैं जानता हूँ। रोमा ने तो पहला प्ले ही मेरे साथ किया था, शी वाज अ मॉडल। तो पहली दफा जब उसने एक्टिंग स्टार्ट की थी, वो मेरा प्ले था तू जिंदगी है, वो किया था। तो चूंकि मैं इनको जानता था, तो उसके बाद मैंने जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो भी इनको देखते हुए ही लिखे हैं। तो पहले मैं इनसे बात कर चुका था कि यार करना है तो बताओ। तो फिर वो लिखे उस तरह से कि जो क्या कर सकता है उसकी लिमिट के अंदर रह के। मोहसिन ने बहुत अच्छा किया, रोमा ने भी बहुत अच्छा किया। मोहसिन ने तो मतलब इतना कुछ इसमें इनपुट दिया है कि काफी कुछ चेंजेस आई हैं इसमें। वो कैरेक्टर जो है वो उसमें बड़ा मजेदार किस्म का एक निकाला है, जो कि वो उसने सेट पे करना शुरू किया। मैं कहा अच्छा लग रहा है, ये फनकार की कामयाबी है। ये आपके दोनों टैलेंटेड एक्टर्स जो है एक्सप्रेसो का हिस्सा बन चुके हैं, आप रह गए थे। अच्छा, आपको भी अच्छा, दोनों आ चुके हैं? दोनों आ चुके हैं। मैं लेट हो गया। नहीं, मैं पाकिस्तान में था नहीं एक्चुअली, मैं तो था नहीं इधर, तो मैं जरूर आता। अभी मैं आया हूँ, केम बैक इन नवंबर, तो इसलिए मैं सबसे मिलजुल रहा हूँ। जबरदस्त। और ये जो तैफूर जो डिजिटलाइजेशन है, इसको आप कैसे देखते हैं, खास तौर पे हमारी अब जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके अंदर या ड्रामा इंडस्ट्री? आई थिंक इट्स द फ्यूचर, इट्स द फ्यूचर। उसकी वजह ये है कि आप खुद देख लें कि आप कहाँ देखते हैं, आप अपना शो कहाँ देखते हैं? रिपीट पे आप जाके आप यूट्यूब पे देखेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पे देखेंगे या किसी उस जगह पे देखेंगे। इजी है, एक्सेसिबल है, आपके हाथ में है, आपके फ़ोन में है, कभी भी होगा आप देख लेंगे। मतलब अब पहले सिर्फ ये था कि कम एज के लोगों पर ये था कि बच्चे देखते थे, अब तो जो बड़ी एज के लोग हैं वो भी देखते हैं। मतलब मेरी वालदा हैं, वो अब एक ड्रामा 8 बजे देखती हैं, 9 बजे दूसरा अगले दिन 10 बजे यूट्यूब पे भी देखती हैं। तो वो अब मेरे वालिद साहब भी जो है वो भी जो सारे तबसे और टीवी वो यूट्यूब पे देख रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस इज है ये
अच्छा, एक वजह जो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी है कि हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री नहीं जा पा रही OTTs पे, उसकी वजह ये जो सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय करते हैं ना, वो जो एक्टर होता है ना, उसके लिए एक डिफरेंट काम है, जिसने अपने कैरेक्टर्स निभाने होते हैं, जो अदाकारी से मोहब्बत करता है, जो स्टेज से मोहब्बत करता है, वो एक डिफरेंट कैटेगरी है। लेकिन फिर सेलिब्रिटी स्टेटस एंजॉय नहीं कर सकते उन OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब बहुत बड़ी सेलिब्रिटीज जो हैं, वो नॉन सेलिब्रिटीज जो हैं, इवन ब्रैड पिट ने की है, ठीक है, हाँ, सैफ अली खान ने की, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग कर रहे हैं। उनमें आंसर है ना, जिस तरह से वो आपने ब्रैड पिट की भी बात की, तो ये सारे एक्टर्स हैं जो अब वो कैरेक्टर्स निभाने चल पड़े हैं, जिस तरह जॉनी डेप मुख्तलिफ फिल्मों में काम करते हैं। ये हमारा एक अलमिया है कि वो हमारे यहाँ अभी तक जो है ना, हम वो सिंड्रेला के कॉन्सेप्ट से नहीं निकले। हमारा ड्रामा जो सिंड्रेला के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है कि एक लड़की है, उस पर जुल्म हो रहा है, उसको खूबसूरत सा हसीन से लड़का मिलेगा, शादी होगी, फिर जुल्म होंगे, वो आप उठा के देख ले, ओवरऑल वही सिनेरियो है। तो उसमें जो आपकी हीरो की एज है वो 22-24 में आता है, और 30-35 तक 40 तक वो बस अगला वो ऐसे फ्लिप वाला हीरो चाहिए हमें। हालांकि वेस्ट में ऐसे नहीं है, इधर हमारे इर्द गिर्द भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बड़े बड़े कैरेक्टर मिलते हैं, बड़ी बड़ी डिफरेंट चीज़ें करने को मिलती हैं। तो लिमिटेशन तो हमारे देखें, चूंकि हमारी इंडस्ट्री लिमिटेड टॉपिक पे बात कर रही है, एक ही टॉपिक पे बात कर रही है, तो उसमें डेफिनेटली लिमिटेड कैरेक्टर्स होंगे। जब आप उसको एक्सपैंड कर देते हैं कि यार किसी भी टॉपिक पे आप बात कर सकते हो, करते हैं, तो फिर उसमें आपको कैरेक्टर्स भी मिलते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा फिनोमेना है। ऐसा ही है। अच्छा तैफूर, ईयर एंड हो रहा है, एक दिन बाकी है 2024 के इख्तिताम तक। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये चाहूँगी कि बताएं कि 2025 को आप कैसा देख रहे हैं ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री के लिए? देखें, फिल्म का तो अभी तक मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा, बिकॉज जब तक ये इकोनॉमिकल और सोशल चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी, तब तक फिल्म का तो बहुत मुश्किल है। इवन जो बड़ी शायद एक दो लोग हैं, जिस तरह हुमायूं भाई कर रहे हैं, लव समथिंग इंग्लैंड में हो रही है, वो एक फिल्म है जो कि आपको पता होता है उस चैनल की भी बैकिंग होती है, बड़े बड़े स्टार्स भी होते हैं, तो वो उस तरह की फिल्म शायद बिजनेस का शो भी हम शायद लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली फिल्म आई हैं, इवन मजे की बात बताऊं, ये जिस OTT प्लेटफॉर्म ने मेरी टीम भी चलाई है, उनका सिनेमाज भी है, एंड दे फोर्स्ड मी टू पुट इट ऑन सिनेमा। मैंने कहा भाई नहीं बनाई मैंने सिनेमा के लिए, आधी सेंसर हो जाएगी, आधी पिट जाएगी, और मैं घर चला जाऊंगा। मगर अभी सिनेमा में लगी होती तो अब तक उतर भी गई होती, तो आप मेरा इंटरव्यू ना कर रहे थे। लेकिन चल ये OTT की वजह से, OTT की वजह ये है कि चल रही है, ठीक है, ओके है, मतलब बचत हो जाती है। बिकॉज सिनेमा बड़ी जालिम चीज है भाई, अगर आपकी पहली फिल्म 2 हफ्ते बाद उतर जाए तो आपको किसी ने पूछना भी नहीं है। और प्लस मैंने बनाई नहीं है, मैं बना रहा हूँ, डेफिनेटली बना रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट मैं अभी आधी फिल्म बना रहा हूँ, और फिल्म आधी मैं कर चुका हूँ, आधी मैंने अब कनाडा में शूट करनी है मार्च में। वो फिल्म है सिनेमा के लिए, उसको लगाए, आई एम रेडी फॉर दैट इज पंजाबी कॉमेडी, इंडिया पाकिस्तान के एक्टर्स को मिला के। वो हम आधी लंदन में शूट कर चुके हैं, आधी अब कनाडा में शूट कर रहे हैं। वैसे दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू, क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं वो कहते हैं सभी प्लेटफॉर्म के लिए मैंने बना दी, ये फिल्म चलाएं जहां आपका दिल करता है, चाहे सिनेमा चलाएं, चाहे टीवी पर चलाएं, चाहे OTT पे चलाएं। नहीं, वो देख, मैं जब मैंने बीइंग ऑनेस्ट ना, मैंने एक चीज बनाई नहीं है, ठीक है, उसको आप चला देंगे बड़े पर्दे पे, तो मुझे उसमें खामी नजर आएंगी ना, मुझे उसमें खामी नजर आएंगी। प्लस आप सेंसर कर देंगे बहुत ज्यादा, तो वैसी फिल्म आधी रह जाएगी। और उसका एक स्टाइल होता है ना, एक टीवी का अलग स्टाइल है, फिल्म का अलग स्टाइल है, OTT का अलग स्टाइल है। तो आपने बनाई वो चीज है, आप चलाने के और चाह रहे हैं, तो वो मैंने कहा नहीं, ये रिस्क नहीं लेना। अब बनाएंगे फिल्म, सिनेमा के लिए बना रहे हैं, और वो अभी तक जितनी बनी है ठीक बन गई है, ठीक, और वो सिनेमा में लगाएंगे, फिर देखते हैं अगले साल आपसे बात करेंगे क्या बना। जरूर, व्हाई नॉट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आजकल के दौर में फिल्म बनाना और उसे चलाना पिछले दौर की निस्बत आसान है या मुश्किल है? पिछले दौर से कितना पीछे मजाक? आई थिंक अब बहुत मुश्किल है, अब तो बहुत मुश्किल है। अब तो देखे ना, अब तो नियरली इम्पॉसिबल हो गया हुआ है पाकिस्तान में फिल्म बना के पाकिस्तान में चलाना, बिकॉज टिकट्स आर टू हाई, इतने एक्सपेंसिव टिकट्स हैं। अभी मैं कल एक चैनल में बैठा हुआ था, परसों एक मैं लाइव शो में से बैठा था, उसके बाद मैं वहाँ के जो हेड है उनके साथ बैठा हुआ था, तो मुझे वो कहते हैं हमने ईद पे फिल्म रिलीज़ की, तो हमने कहा यार कि देखो कि बड़ी अच्छी फिल्म थी वो। फिर हमने कैलकुलेशन की कि यार आजकल एक एवरेज आदमी कुछ 70,000 रुपये का, 60,000 रुपये का बकरा ले रहा है, 70-80 हज़ार रुपया वो बिलशिल भर के दे रहा है, उसका खर्चा। उसके बाद वो टिकट लेके अपनी माँ को, 2 बच्चों को, बीवी को लेके जाएगा सिनेमा टिकट देखने, तो उसका तो 22-25 हज़ार रुपया निकल गया ना, निकल गया। कहाँ से लाएगा भाई? नहीं लेके आ सकेगा इतने पैसे एक साथ। तो आई थिंक सिनेमा अभी
मुश्किल है। और इसलिए मैं अभी आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। अभी एक फिल्म थी, मुझे उसका नाम भूल गया, वो बिल्कुल नई कास्ट की फिल्म थी और वो सिनेमा में शायद चली है, नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे किसी ने दिखाई यूट्यूब पे, उन्होंने दिखाई, ये देखें यूट्यूब पे चैनल पे आई, तो वो 3-4 मिलियन 4.5 मिलियन वो यूट्यूब पे देखी गई। ठीक है, तो 4.5 मिलियन लोगों को आप सिनेमा में कैसे लाएंगे भाई? इतने तो सिनेमा ही नहीं है आपके पास। बिल्कुल ठीक है। प्लस जो आपका टर्नओवर होता है कि आपकी फिल्म चली, फिल्म लगी, आधे पैसे तो आपके सीधे सिनेमा के पास चले गए। ठीक है, आधे इसमें से भी कुछ बच के टैक्स कट के आपको मिलने हैं, वो पता नहीं कब मिलने हैं, वो थोड़े थोड़े करके मिलने हैं, रिकवरी आपके 1.5 साल लग जाना है, आप फिल्म कैसे बनाएंगे? बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आप करते हैं कि जी मंथ एंड होता है, आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। तो दिस इज ग्रेट। एक नया प्लेटफॉर्म हमारे पास है। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और तैफूर खान साहब जैसे ही अफराद हमें चाहिए जो OTT की तरफ भी आए, क्योंकि दैट्स द नेक्स्ट थिंग, क्योंकि इससे पहले ये प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था, और इस प्लेटफॉर्म के आने की वजह से जो ट्रेडिशनल मीडिया, जो ट्रेडिशनल स्क्रीन्स हैं, वो बहुत हद तक मुतासर हुई हैं। तो हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी चाहिए कि जल्द अज जल्द इन प्लेटफॉर्म्स का रुख करें, और हम बड़ा बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त टीम बी का, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी हिदायतकार एक्टर तैफूर खान साहब की जो प्रोडक्शन है वो कैसी जाने वाली है, कैसी होने वाली है। वेलकम बैक। एस्प्रेसो ने इनफरादियत को हमेशा बरकरार रखा है। आए रोज़ हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुनफरिद और टैलेंटेड शख्सियात से, और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक टैलेंटेड आर्टिस्ट आयशा अहमद से, जो कॉफ़ी की मदद से ऐसे खूबसूरत फन पारे तख्लीक करती हैं कि इंसान देखकर हैरान रह जाता है। हमारी स्क्रीन पर चलने वाली जो तस्वीर है, आप उनको देख ही पा रहे होंगे। आर्टिस्ट की महारत का मुंह बोलता सबूत है, और इन तस्वीर को देखकर ऐसा गुमान होता है कि इन्हें बनाने वाला देखने वाले से कुछ कहना चाह रहा हो या कुछ समझाना चाह रहा हो। मजीद इन बोलती तस्वीर के हवाले से आर्टिस्ट आयशा से ही जान लेते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि बड़ा डिफरेंट सा शौक है भाई आपको। मुसव्वरी का शौक होता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन कॉफ़ी से पेंटिंग, ये ख्याल आपको कब आया? जी, शौक तो सबको ही होता है, और मैं भी बहुत सारे मीडियम्स पे काम करती हूँ, लेकिन मैंने बस कुछ यूनिक करने का सोचा था, तो बस अचानक ही आइडिया आया था, और मेरे टीचर्स ने भी इसमें हेल्प की थी मेरी, तो प्रैक्टिस कर फिर इसमें भी महारत हासिल कर ली। क्या बात है। तो आपकी कॉफ़ी तो बहुत महंगी मिलती होगी। नहीं, जैसे हर किसी को मिलती है वैसे ही मिलती है। राइट। कितने का एक फन पारा आपका अमूमन अगर आप उसको सेल करती हैं, तो वो आपको क्या रेंज है आपके फन पारों के? जैसे अगर कोई पोर्ट्रेट बनवाता है तो साइज के हिसाब से मैं रेट रखती हूँ। जैसे अगर कोई A4 की पोर्ट्रेट है तो वो 3000 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आयशा मुझे ये बताएं कि सबसे पहला फन पारा क्या बनाया था आपने? आपको मतलब आपको ख्याल आया कैसे कि भाई कॉफ़ी से भी मैं पेंट कर सकती हूँ? मुझे आइडिया मेरे सर ने दिया था, इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ती थी उन्होंने, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मतलब वो खुद भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने आइडिया दिया था, तो प्रैक्टिस करके मैंने स्टार्ट किया था। वो फिर और सबसे पहला क्या बनाया था आपने कॉफ़ी से? मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, उसमें एक कैफे की ही पेंटिंग बनाई थी, वहाँ पे एक लड़की बैठ के कॉफी पी रही थी। कॉफी से तो कुछ कॉफी से खास लगाओ जिसकी वजह से आपने सबसे पहले इंतखाब भी उसी का किया। हाँ, पसंद तो है। ठीक है जी, कॉफ़ी किसे पसंद नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आयशा मुझे ये बताएं कि एक जो आप फन पारा तख्लीक करती हैं उसमें कितनी कॉफ़ी जो है वो यूज़ होती है? इसमें क्या कुछ और चीज़ भी ऐड करती हैं या सिर्फ कॉफ़ी पानी में मिलाकर उसे आप पेंटिंग करती हैं? नहीं, हम कॉफी को जो है वो पानी में ऐसी क्वांटिटी में मिलाते हैं कि उसकी शेड्स बन जाए। मतलब अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो शेड कॉफी का लाइट रहता है, और पानी की क्वांटिटी कम होती है तो वो डार्क शेड्स देता है। कॉफी एक ही यूज होती है और कम यूज होती है, ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं होती, लेकिन बस उसके पानी की क्वांटिटी ऐसी रखनी पड़ती है कि आपकी शेड्स जो है वो ठीक आ जाए। अच्छा, कॉफ़ी को शुरू में फेंटा जाता है तो उससे कुछ काफ़ी जो है ना मुख्तलिफ किस्म के जो ब्राउन कलर्स निकलते हैं, और कुछ ख़ास ब्रांड्स हैं जिसमें आप सिलेक्ट करती हैं कि ये ब्रांड जो है ये ज़्यादा गाढ़ा कलर देगा, ये ब्रांड थोड़ा कम कलर देगा। नहीं, ब्रांड कॉन्शियस तो नहीं है इस मामले में। कोई भी यूज हो जाती है, लेकिन फेंटने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब पाउडर ही यूज होता है उसका डायरेक्ट। ओके। और उसको उसमें मैटर करती है कॉफ़ी की क्वांटिटी कि कितना लाइटर और कितना डार्कर शेड आपने बनाना है। अच्छा आयशा, बताएं कि एक जो पेंटिंग है वो बनाने में, कॉफ़ी की मदद से पेंटिंग बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है? वैसे तो साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन एक नॉर्मल पेंटिंग मुझे 4-5 घंटे लगते हैं।
अच्छा, तो अभी तक आज तक सबसे ज़्यादा टाइम कितना लगा है और सबसे कम कितना लगा है आपको टाइम अपनी पेंटिंग में? सबसे कम तो इतना ही कहूँगी कि 4-5 घंटे लगा था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो पूरा एक दिन। अच्छा, वो क्या बनाया था आपने फिर आयशा, जो पूरा दिन आपने लगाया उस पेंटिंग पे? मैंने फाद मुस्तफा की पोर्ट्रेट बनाई थी, 3 कैरेक्टर्स में उनके। क्या बात, तो फिर उन्होंने गिफ्ट भी किया? जी, मैं जीता पाकिस्तान में गई थी उनको गिफ्ट करने। राइट। अच्छा ये बताएं, आपका अपना फेवरेट आर्ट वर्क कौन सा है जो आपने खुद बनाया? वैसे मेरा फेवरेट आर्ट वर्क जो है वो कॉफी में नहीं है, वो कॉफी से हटके है, वो कैलीग्राफी है। बताइएगा उसके बारे में। वो मैंने खाने काबा का जो पर्दा है ना, किस्वाई काबा, वो बनाया था और मैंने 2x4 फीट कैनवस पे बनाया था। तो बहुत खूबसूरत लगा था मुझे कुछ लगाव भी है, तो वो मैंने पूरा उस पे स्टडी करके उसको मैंने पूरा लिखा था। जबरदस्त। तो क्या वो सेल कर चुकी हैं अब तक? जी, वो सेल हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि बनाया था वो रखा। अच्छा, बड़ा शानदार काम है आपका। स्क्रीन्स पर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी देख सकते हैं, हम भी देख रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की तख्लीक की हुई है आपने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ बनाने से पहले आप उसका आइडिया जो है वो पहले सोचती हैं उसके बारे में कि ये आप ये बनाने लगी हैं, और कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने आइडिया कुछ और सोचा हो कि आप ये बनाएंगी, लेकिन उस वक्त में आपने बना कुछ और दिया हो? बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि हम आर्ट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंस ही होता है हर चीज़ में। सोचती भी हूँ कि पहले तो पूरा कंपोज करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैसे बनेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फाद मुस्तफा की पोर्ट्रेट बनाई थी, तो वो 3 तरह की पोर्ट्रेट बनाई थी। एक उनकी कायदे आज़म जिंदाबाद जो मूवी है उसमें से कैरेक्टर लिया था, और एक दूसरी तरफ से लिया था जो उनका ड्रामा था। तो मैंने उसको पहले कंपोज किया था कि कौन सी चीज़ कहाँ आनी चाहिए, फिर उसको मोबाइल में जो है वो किया था एडिट। मतलब अच्छा, ये जो आपने अपना पहला फन पारा बताया जो आपने कॉफ़ी से बनाया था, एक कैफ़े था कैनवस पे, और उसके साथ एक खातून जो है वो कॉफ़ी पी रही थी, तो क्या वो खातून आप खुद थी? नहीं, वो मैंने इंटरनेट से पिक्चर हटाई थी। अच्छा। लेकिन वो एक डायरेक्ट पिक्चर थी, मतलब ओरिजिनल पिक्चर थी। अक्सर आर्टिस्ट ऐसे करते हैं कि खुद को इमेजिन करते हैं उस कैनवस में, और खुद को इमेजिन करके वो बता रहे होते हैं, और कुछ ख्याल होता है उनके जहन में जिसको वो प्रिजर्व करना चाह रहे होते हैं। जी, मैं भी सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, लेकिन इतनी नहीं बनाती जितनी दूसरों की बनाती हूँ। ठीक है जी आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुनफरिद किस्म की है वो आप कर रही हैं, उसके लिए जी हम आपको बेस्ट ऑफ लक भी कहेंगे फ्यूचर में आपके लिए, कि आप जो भी तख्लीक करें वो इसी तरह से हिट हो। बिल्कुल। और साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर की भी बात करते हैं। 100 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए हैं। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है कि जिमी कार्टर का जॉर्जिया में अपने घर में इंतकाल हुआ है। वो 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्लेन्स में पैदा हुए, और जिमी कार्टर 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। 1971 से 1975 तक जॉर्जिया के गवर्नर भी रहे। 1946 में अमरीकी नेवल अकेडमी से ग्रेजुएशन की, और बहरिया से रिटायरमेंट के बाद सियासत में उन्होंने हिस्सा लिया था। रियासत जॉर्जिया की कानून साज असेंबली की नशिस्त जीती, और 1974 में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने का ऐलान किया। और इसके बाद आपको बताते चले कि जिमी कार्टर जो हैं उनकी दौरे सदारत में 2 बहुत अहम वाक़यात भी होते रहे हैं दुनिया में, और उन्हें अमन का नोबेल इनाम भी दिया गया है। इसी पर एक ब्रेक लेंगे। जी हाँ, इसके साथ ही आप हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अब कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।